दीदी के Hello, today's class will be taken by Abhay sir. Abhay sir is there. I request Abhay sir to please start the class. गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आप लोग का जो है एंशिएंट हिस्ट्री में एक टॉपिक है ऋग्वैदिक युग। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आज मैं आप लोग से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। इस दौरान थोड़ी बहुत हो सकती है कि आज कम्युनिकेशन गैप हो, हम एक दूसरे की बातों को समझ ना पाए उतना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल वे में मैं आप लोग को समझा सकूं। आज और कल 2 दिन जो है ये ऋग्वैदिक जो है, पूरा ऋग्वैदिक युग उत्तर वैदिक युग के बारे में अर्थात वैदिक संस्कृति वैदिक समाज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज और कल आज आप लोग का पूरा फोकस जो है केवल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है कल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, चूंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आप लोग कंपटीशन देते रहते हो, तो कंपटीशन में भी जो है आप लोग का आ जाए। कुछ चीजों को जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोग अपने ओन हैंड राइटिंग में जो है लिखने का भी कोशिश करिएगा। इससे आप लोग का कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और क्लास भी जो है बेहतर होगा। और क्लास एंड के बाद जो है जो भी आप लोग की क्वेरी होगी वो हमसे आप लोग शेयर कर लीजिएगा, या कल कल भी हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, तो कल भी जो है जो कुछ बचा रहेगा उसके बारे में आप लोग क्वेरी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वैदिक संस्कृति से पहले, क्योंकि इतिहास एक धारावाहिक क्रम में आगे बढ़ रहा है, आप लोग थोड़ा सा पाषाण युग के बारे में जाने होंगे, जहां पर मानव जो है आखेटक था।
आखेटक अर्थात शिकार करता था, अनाज वनाज उगाता नहीं था। फिर वहां से धीरे धीरे पाषाण के उपकरण का प्रयोग करता था। इसी प्रस्तर अर्थात पत्थर के उपकरण से जो है वो शिकार करता था, और शिकार का जो है क्या करता था, संग्रहण करता था। यानी कि आखेटक था, आखेटक के साथ ही साथ वो खाद्य संग्राहक भी था। ठीक है। लेकिन जैसे ही पाषाण काल के आगे आप बढ़ते हो, नौ पाषाण काल में आते हो, तो धीरे धीरे पहिया का खोज होता है, चाक का खोज होता है, और धीरे धीरे मानव जो है कृषि क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है। फिर आपने पाषाण युग के बाद जो है क्या बोलते हैं, सैंधव सभ्यता पढ़ा होगा। उस सैंधव सभ्यता के तहत भी जो है आपने देखा कि वो एक नगरीय समाज था। ठीक है। क्योंकि मेसोपोटामिया से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ, ईरान वाला जो क्षेत्र है मध्य एशियाई क्षेत्र है, और वहां से सैंधव सभ्यता एक नगरीय समाज के तहत जो है आगे डेवलप होता है। लेकिन हम देखते हैं कि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में आकर के वह धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है। और 1500 बीसी से जो है आप लोग का वैदिक संस्कृति शुरू होता है। तो इस 200 साल के बीच का जो है, इसी सैंधव समाज के बाद जो है ताम्र पाषाण युग आता है। ठीक है। जहां पर हम पाषाण के उपकरण के साथ ही साथ तांबे का उपकरण भी प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद से वैदिक संस्कृति शुरुआत होती है। एक यहाँ पे मूल प्रश्न ये बनता है कि सैंधव सभा सभ्यता का जब पतन हो गया, अर्थात जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, उस कांस्य युगीन सभ्यता का जब पतन हो गया, तो पतन होने के बाद जो है आपका वैदिक समाज शुरू होता है, अर्थात वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये होती है कि हम कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता अर्थात आर्य थे, वो आर्य आए कहाँ से। ठीक है। तो आर्यों को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कहता है कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए, जैसे तिलक महोदय थे। कोई विद्वान कहता है कि नहीं, ये रसियन क्षेत्र से आए। कोई कहता है कि अफ्रीकन क्षेत्र से आए। कोई कहता है कि मध्य एशियाई क्षेत्र से आए। और आर्यों ने जो है भारत पे आक्रमण किया, और आक्रमण करके अनार्यों को पराजित करके यहाँ पर जो है आर्य सभ्यता एवं संस्कृति अर्थात वैदिक समाज का निर्माण किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि यदि सैंधव सभ्यता जब पतन हुआ, तो सैंधव सभ्यता के लोग कहाँ गए। ठीक है। तो इस पर अभी शोध जारी है, बात चल रही है। लेकिन हम लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता का भी पतन तो एकाएक हुआ नहीं। और सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कैसे हो गई। यानी इसको सिंपल उदाहरण से समझिए, आज आप जहां हो वहीं पर जो है बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, इस तरीके की घटनाएं हो, जिससे कि कुछ समाज क्या हो, यहाँ से पलायन करेगी। और जब पलायन करेगी, तो क्या वो अपनी पूरी की पूरी नगर को लेकर के आएगी? नहीं, वो आएगी धीरे धीरे जो है वो खाना बदोश तारे हुए यायावरी जीवन जिएगी। ठीक है। घुमंतु जीवन जिएगी। और उसी के तहत जो है धीरे धीरे वो क्या करेगी कि अब अस्थायी रूप से निवास करना शुरू करेगी। ठीक है। तो अस्थायी रूप से जब निवास करना शुरू करेगी, तो फिर जो है क्या होगा, नगर का निर्माण करना शुरू करे। तो जैसे ही आप देखते हो कि वैदिक समाज खत्म होगा, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म आएंगे, और पुनः जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होगा, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होगी। जैसे सैंधव सभ्यता था, तो वो प्रथम नगरीकरण हुआ, उस सैंधव सभ्यता का पतन हुआ, वहां के लोग धीरे धीरे पलायन किए, किधर की ओर, पश्चिम पूर्व दिशा की ओर। और धीरे आपने यजुर्वेद में विदेह माधव की कथा को ध्यान कीजिए। विदेह माधव की कथा में क्या कहा गया है कि गौतम राहु गण ने जो है क्या किया, अग्नि प्रज्वलित की, और अग्नि से जो है सारे वृक्ष को जलाते हुए जो है हमारे जो है गुरु जो है वो क्या हुए, आगे की ओर बढ़े। और आगे आकर के सदा नीरा नदी के पास वो क्या हो गए, रुक गए। और वहां पर अग्नि क्या हो गई, बुझ गई। सदा नीरा नदी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो नर्मदा और गंडक नदी है, यहाँ के मुहाने तक आए। यानी कि जो सैंधव सभ्यता के वासी ही थे, वही धीरे धीरे पलायन करके अर्थात आर्य जो है पलायन करके क्या हुए, पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए आपके आधुनिक बिहार तक जो है क्या हो गए, वो आ गए। ठीक है। तो ये जो वैदिक समाज के जो लोग थे, जो आर्य थे, ये आर्य विदेशी नहीं है।
ये मध्य एशिया से या अफ्रीका से या रसिया से या आर्कटिक प्रदेश से नहीं आए हैं, बल्कि यहीं के मूलवासी हैं। और जब सैंधव सभ्यता का पतन हुआ तो यही लोग धीरे धीरे क्या हुए, पूर्व दिशा की ओर पलायित हुए। ठीक है, लेकिन इनके पास नगर के तो गुण थे, लेकिन नगर इतना जल्दी तो बनेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे जो है क्या किए, नगर की ओर उन्मुख हुए। इसीलिए वैदिक संस्कृति जो है क्या है, ग्रामीण समाज है। ठीक है, अब इस वैदिक सभ्यता के तहत जो है आपको पढ़ना क्या है। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कैसे आप बोलोगे, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग वैदिक युग, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो है उत्तर वैदिक युग। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक जो है क्या हुआ, ऋग वैदिक युग हुआ। और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक क्या हुआ, उत्तर वैदिक युग हुआ। और इन दोनों को, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक युग को ही मिला करके हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति को हमने क्या कर दिया, दो टाइम जोन में बांट दिया। एक बोला ऋग वैदिक और दूसरा बोला उत्तर वैदिक। अब ऋग वैदिक युग जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी हुआ, उसमें क्या कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, वहां की समाज की क्या स्थिति है, वहां की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, वहां के धर्म के बारे में क्या कहेंगे, वहां की राजनीति कैसी थी, इन्हीं चार चीजों के बारे में आप लोग को जानना है। फिर वैसे ही उत्तर वैदिक युग में आएंगे, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि वहां का समाज कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां के धर्म कैसे थे, और वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। क्लियर। ऋग्वैदिक युग में क्या हुआ, केवल और केवल, क्योंकि हमारे वेद चार हैं, तो उस चार वेदों में केवल एक वेद जो है उसी का क्या किया गया, लेखन किया गया, अर्थात ऋग्वेद का। उसके बाद उत्तर वैदिक में आकर के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, सूत्र साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, 108 उपनिषद आदि पुस्तकों की क्या की गई, रचना की गई। तो वो क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक हो गया, जहां से हम तीनों वेद की रचना, आगे चल करके हम लोगों ने क्या किया, उनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, उनके आरण्यक कौन कौन से हैं, उनके उपनिषद कौन कौन से हैं, इन सब की रचनाएं होती हैं। लेकिन केवल और केवल ऋग वेद की रचना कब होती है, ऋग वैदिक युग में, जो कब से कब तक टाइम पीरियड है, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। क्लियर। अब जो है आखिर ऋग्वेद के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जाना जाए। ऋग्वेद जो है, जो वेद, चार वेदों में जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में जो है कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं। जैसे आप कोई किताब लेते हो तो किताब में कितने अध्याय हैं, उस अध्याय में कितने उप अध्याय हैं, उसी तरीके से ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और उस 10 मंडल में कुल श्लोक की संख्या जो है, जो हम लोग श्लोक कहते हैं, वो कितनी है, तो लगभग जो है 10,500 के लमसम है। ठीक है। कुछ श्लोक जो है, कुछ श्रुतियां जो है वो बाद में जोड़ी गई, इसीलिए जो बाद में जोड़ी गई उसको क्या कहा जाता है, बालखिल्य कहा जाता है। ऋग्वेद तो एकाएक नहीं किया गया, ऋग्वेद में कुछ श्लोक जो है बाद में भी जोड़े गए, और उनकी संख्या कितनी थी, 17 थी। और इसी 17 को हम लोग क्या कहते हैं, बालखिल्य कहते हैं, अर्थात जो बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अब इस ऋग्वेद के तहत जो है, ऋग्वेद को और भी कहा, यानी ये जो चारों वेद लिखे गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रौत साहित्य कहते हैं। श्रौत कहने का मतलब कि यह सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या किया गया, पहुंचाया गया। जैसे आप लोग अपने घर पे दादी माँ आप लोग को कथा सुनाती हैं, तो कथा क्या है, उनकी भी माँ उनको सुनाई थी, अब आपकी माँ अपने पतों को सुनाएंगी। तो ये क्या होता है, श्रौत परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, सुनी हुई बातें चलती हैं, और आगे जाकर के वेद व्यास द्वारा क्या कर दिया जाएगा, ये वेदों को संहिताबद्ध किया जाएगा, अर्थात लिख दिया जाएगा, लिपिबद्ध कर दिया जाएगा। इसे अपौरुषेय कहते हैं, अर्थात पुरुष द्वारा यह रचित नहीं है, बल्कि क्या है, ईश्वरीय कृति है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है।
ठीक है। अब हम लोग देखें कुछ कुछ मोटा मोटा चीज कि ऋग्वैदिक समाज था कैसा। ठीक है। तो ऋग्वैदिक, अब आप ही लोग को एक एक शब्दों को पकड़ना है। ठीक है। कि समाज जो है पहले नगरीय जीवन था, वहां से ये क्या किया है, पलायन करके आया है। तो अपने ही से दिमाग दौड़ाइए कि यहाँ का समाज जो है कैसा होगा, कबीलाई होगा। कबीला में लोग होंगे, यायावरी जीवन व्यतीत करेंगे, एक जगह से दूसरे एक जगह पे रहेंगे, वहां का जो है जो भी कंदमूल फल होंगे उसको ग्रहण करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर जैसे ही वहां खत्म हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। जैसे जिसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं। आज भी आप लोग पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, नागालैंड, मेघालय के तरफ, तो वहां पर क्या होती है, झूम कृषि होती है। ठीक है। यानी कि कृषि कार्य करते हैं, जब वहां का फर्टाइल जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जला देते हैं पेड़ पौधों को और पुनः आगे चल जाते हैं। यानी कि समाज कैसा है, कबीलाई है, यायावरी है, घुमंतु है। तो जब समाज ऐसा होगा तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो हम कहेंगे कुल। और कुल का प्रमुख जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुलपा कहेंगे। ठीक है। यानी कि परिवार, और उस परिवार का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, कुलपा होगा। ठीक है। अब परिवार में जो है, चूंकि ऋग्वैदिक युग है, वहां पर पुत्र प्राप्ति की जो है क्या की जाती है, हमेशा कामना की जाती है। आप लोग आज भी अगर कभी बजट 2019-20 का पढ़ेंगे या 2020-21 का बजट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जो है, जब आर्थिक समीक्षा में जो सर्वे किया गया, तो वहां पर भी आज भी हमारा समाज जो है किसकी कामना करता है, पुत्र प्राप्ति की कामना करता है। ऐसा नहीं था कि सदियों पहले ही केवल पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। आज भी हमारा समाज जो है दकियानुसी है, वो नहीं चाहता है कि पुत्री प्राप्ति हो, वो हमेशा मनोकामना ये क्या करता है, पुत्र प्राप्ति की करता है। तो ऋग्वैदिक समाज में भी चूंकि कबीलाई था, तो कबीलाई समाज में क्या होता है, युद्ध करना होता है, एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ते हैं। तो वहां पर महिलाएं तो जरूरी नहीं है, लड़ेगा कौन, पुत्र लड़ेगा। तो इसीलिए पुत्र कामना करते हैं। ठीक है। आइए फिर देखते हैं आगे। स्त्रियों, स्त्रियों को क्या है, सभी अधिकार दिए गए हैं। और आज भी जान लीजिए, वहां से लेकर के आज तक जितनी स्त्रियों को अधिकार हमें ऋग्वैदिक युग में दिया गया है, उतना अधिकार आज तक महिलाओं को नहीं मिल पाया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला से संबंधित योजनाओं को चलाते हैं, ताकि महिलाएं भी क्या हो जाए, पुरुषों के समान हो जाए। ठीक है। तो सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को अधिकार जो प्राप्त था, वो किस समाज युग में था, ऋग्वैदिक युग में था। उनका भी उपनयन होता था। उपनयन कहने का मतलब जनेऊ। जैसे पुरुष जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय में क्या करता है, जनेऊ धारण करता है, वैसे ही जो है ऋग्वैदिक युग में भी जो है महिलाएं क्या करती थी, उपनयन संस्कार करती थी, अर्थात जनेऊ धारण करती थी। आचार्या थी, उपाध्याय थी, अर्थात पढ़ने पढ़ाने का भी कार्य करती थी। जैसे घोषा, अपाला, मुद्रा, ये सब क्या है, विदुषियां हैं। विदुषी कहने का मतलब विद्वता, विद्वान है। ठीक है। तो घोषा है, लोपा मुद्रा है, ये सब महिलाएं जो है क्या है, विदुषी महिलाएं हैं, जो क्या करती हैं, पठन पठन पाठन का जो है कार्य करती हैं। ठीक है। तो जो महिलाओं को अधिकार दिया गया था, वो महिलाएं को अधिकार जो है आगे चल करके उत्तर वैदिक युग में क्या होगा, कम होगा, उससे आगे आएंगे कम होगा, और आज तक ये क्या होता गया है, कम होता गया है। ठीक है। आइए, महिलाओं को देखा, बच्चों को देखा, महिलाओं को सारे अधिकार मिल रहे हैं, शिक्षण शिक्षा भी करें। इसीलिए महिलाओं को जो है उस समय क्या कहा जाता था, गोधूली। चूंकि सब कुछ संबंध किससे है, गाय से है, तो गाय ही क्या है, प्रमुख धन है। तो गोधूली के समय, अर्थात जब सायं का समय होता है, उसी समय महिलाएं क्या करती थी, आपको पता है, वही दूधने का काम करती थी। सूर्यम पश्या कहा गया है। ठीक है। महिलाओं को क्या कहा जाता है, दूहिता। यानी कि जो गाय को शाम को क्या करती है, दूधने का कार्य करती है। इसीलिए महिला को हमने क्या कह दिया, दूहिता कह दिया। और सूर्यम पश्या, अर्थात जो सूर्य भी ना देख सके, ऐसा संबोधन हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ तक आ गई थी कि सभा और समिति में भी भाग लेती थी। सभा समिति कहने का मतलब
जो आज के डेट में आपका लोकसभा है, जो आज के डेट में आपका राज्यसभा है, तो उस लोकसभा और राज्यसभा के में भी क्या करती थी, बैठती थी, उनका भी चुनाव होता था, इतने सारे अधिकार थे। आज के डेट में देखिए आपके संसद में कितनी महिलाएं हैं, 10%, जबकि उस समय सभा समिति में महिलाएं भाग लेती थी। यानी कि महिलाओं का सबसे ज्यादा अधिकार जो है हमको ऋग्वैदिक समाज में ही प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर देखिए सभा है, राजनीतिक स्थिति वहां का देखा जाए तो सभा है, समिति है, परिवार की सबसे छोटी हमने कुल कहा, कुल से जो ऊपर था उसको हम लोग क्या कहते थे, विश कहते थे, और विश का जो सर भारत मुखिया में होता आर्य था। कहाँ से आए? सर भारत में आर्य कहाँ से आए? भारत में आर्य जो है ये विद्वानों में मतभेद है। सर ठीक है, एनसीईआरटी में मैं तो पढ़ा था, मध्य एशिया में लिखा था, मध्य एशिया से भारत में आर्य आए। यही तो मैंने कहा कि कुछ विद्वान ने कहा कि मध्य एशिया से आए, कुछ विद्वान ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप से आए। तिलक महोदय जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जब अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें कहा कि आर्कटिक प्रदेश से आए, क्योंकि वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। कुछ जो है स्टेपी है, उसने कहा कि जो है ये तो रशियन है, अर्थात रसिया से आए हैं। ठीक है, लेकिन भारत हम में जो है अपना, किस राज्य में सबसे पहले आर्यों का उदय हुआ? ये हम लोग जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो कहा जाता है बैक्ट्रिया से। ठीक है, बैक्ट्रिया जो है मध्य एशियाई वाला जो बाहर क्षेत्र जाके है, खेलो। ठीक है, वही बैक्ट्रिया से जो है ये लोग क्या हुए हैं, आए हुए हैं। ठीक, लोशन के बारे में कहलाओगी ना? आप यस सर। अपना स्पीकर जो है ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर्यों का आगमन आपने समझा, इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो सैंधव वासी थे वो कहाँ गए, यानी कि आर्य वही थे। ठीक है, तो इसीलिए इस पे अभी भी शोध चल रहा है, अभी तक ये हम नहीं जोड़ पाते हैं कि सैंधव वासी ही जो है वो आर्य थे, और वही जो है क्या हुए, पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले गए। आइए, तो हमने देखा कि परिवार हुआ, परिवार से ऊपर कुल हुआ, कुल से ऊपर विष हुआ, विष का प्रमुख कौन हो गया, विषपति हो गया, और विष से ऊपर जो है कौन था, जन था। जन कहने का मतलब जो आज का आपका क्या है, जनपद अर्थात जिला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राजनीतिक इकाई हो गई, सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, इन सब का उल्लेख जो है हमें क्या है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे चूंकि ये कैसे है, जीवन इनका कैसा है, यायावरी है, तो यायावरी जीवन है, तो ये क्या करेंगे, गोधन, चूंकि गाय ही मूल धन है, तो गाय की चोरी करेंगे। ठीक है, और इसी गाय के चोरी के दौरान जो है क्या होगा, एक कबीले दूसरे कबीले से क्या करेगा, झगड़ा करेगा, युद्ध करेगा। ठीक है, जैसे वेद ऋग्वेद में आप लोग को दशराग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, जो 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में दशराग युद्ध है। ठीक है, है वैदिक अर्थात संस्कृत शब्द में प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे छोटे स्तर पे क्या हो रही है, खेती हो रही है, लेकिन ये खेती कैसा है, अधिशेष उत्पादन का नहीं है। क्यों अधिशेष उत्पादन नहीं है, क्योंकि अभी लोहा का खोज नहीं हुआ। ठीक है, लोहा जब आएगा तभी तो हम खेती अच्छे से करेंगे, अच्छे से जुताई करेंगे। जब अच्छे से जुताई करेंगे तो क्या होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, अधिशेष होगा, और जब अधिशेष होगा तो इसी अधिशेष को तो हम क्या करेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे। तो ऋग्वैदिक युग में अभी जो है ना आपके पास लोहा है, आप क्या कर रहे हो, काष्ठ का प्रयोग कर रहे हो, अर्थात लकड़ी के हल से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती उतनी नहीं, और जब उत्पादकता उतनी नहीं तो हमारी मौद्रिक अर्थ
जिससे कि हम अपना जो है क्या कर सकें, जीवन यापन कर सकें। ठीक है, कढ़ाई बुनाई का काम हो रहा है, ठीक है, रंगने का काम हो रहा है, सूत काटने का काम हो रहा है, ये सब जो, और सूत ऊत काटने का काम कौन कर रही है, महिलाएं कर रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एकदम नॉमिनल मात्रा में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अर्थात आयात निर्यात कर रहे हैं। क्लियर। अब आइए यहाँ का धर्म के बारे में देखा जाए, तो जब ऋग्वैदिक समाज, देखिए हर चीज का क्लू सर आपका क्या है जी। आर्यात क्या था सर? आर्यात का मतलब क्या था सर? हाँ? आयात और निर्यात क्या बताया सर इसके बारे में? ऋग्वैदिक युग में आर्यात और निर्यात आयात का तो क्या निर्यात था? बहुत नॉमिनल मात्रा में, मतलब उसको आयात निर्यात भी मत कहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है केवल और केवल अनाज का जो है, अर्थात जो धान है, जौ है, इसी सब का हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यस हम सर। कहेंगे, ना हो तो आप इसको मत डालिएगा, कहिएगा कि आयात निर्यात अभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास अधिशेष उतना है ही नहीं। ठीक है, आइए, तो हमने क्या कहा कि अब मुद्रा व्यवस्था भी नहीं है, आयात निर्यात भी उतनी नहीं हो रही है, बहुत नॉमिनल मात्रा में, तो इसलिए हमने कहा कि इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं धर्म, तो चूंकि जब यायावरी जीवन होगा, आप ही अपने बारे में सोचिए कि अब जब आप कबीलाई जीवन जी रहे हो, तो आपका धर्म जो है क्या अस्थाई तो एक जगह हो नहीं, और जब अस्थाई एक जगह नहीं रहोगे तो क्या धर्म पूजोगे, मूर्ति बनाओगे, नहीं। हम क्या करेंगे, प्रकृति में ही देवत्व को स्थापित कर देंगे, जो नेचर है उसी नेचर में हम क्या करेंगे, देवताओं को, भगवान को स्थापित कर देंगे, और उन्हीं की हम लोग क्या करेंगे, पूजा करेंगे। ठीक है, यानी कि आध्यात्मिकता होगी, लेकिन वह आध्यात्मिकता में भौतिकता नहीं होगी। हम हमेशा किस चीज की प्राप्ति की बात करेंगे, इहलौकिक सुख की बात करेंगे, अर्थात कि अभी, अरे भाई ये बताइए बारिश हो रही है, तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा अगला जन्म अच्छा करो, या हम कहेंगे हे भगवान बारिश रुक जाए, हम वैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे, हम वैसे मंत्रों का क्या करेंगे, जाप करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने प्रकृति से हमें लड़ना है, तो प्रकृति में ही हमने क्या कर दिया है, देवताओं को स्थापित कर दिया। हम वृक्ष पूजा करेंगे, हम जल पूजा करेंगे, हम अंतरिक्ष की पूजा करेंगे, हम सूर्य की पूजा करेंगे, हम चंद्रमा की पूजा करेंगे, इन सब चीजों की पूजा करेंगे। मंदिर नहीं होगा, मूर्ति नहीं होगा, चित्रकला नहीं होगा, इन सब की हम लोग पूजा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी जीवन क्या है, अस्थाई नहीं है, अभी जीवन कैसा है, घुमंतु है, यायावरी है। ठीक है, तो यायावरी जीवन में हम क्या, अरे भाई आज हम यहाँ हैं, कल हम कहीं और रहेंगे, तो कैसे हम अपने देवता की पूजा करेंगे। ठीक है, और हमेशा जो सुख की बात करेंगे वो कैसा होगा, इहलौकिक होगा, अर्थात हमें इसी जन्म में सुखी बनाओ, हमको अगले जन्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जब जीवन हमारा अस्थाई हो जाएगा, तब हम किस सुख की बात करेंगे, पारलौकिकता की बात करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम अस्थाई हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, कर्मकांड करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। अभी जो है, अभी तो खाने के ही लाले हैं, और जब खाने के ही लाले हैं, अधिशेष नहीं है, तो आप यज्ञ करोगे नहीं। आप खुद ही सोचो, आपके घर में 50 kg अनाज हो रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि हम यज्ञ करें, कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50 kg तो खा ही जाएंगे। लेकिन किसी के पास 20 क्विंटल अनाज है, तो जौ की भी आहुति देगा, वो गेहूं की भी आहुति देगा, अर्थात क्या है, यहाँ पर उस तरीके का अधिशेष नहीं है, तो उतना कर्मकांड नहीं है, उस तरीके की यज्ञ परंपरा नहीं है। बस चलते चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, पूजा। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, तो स्टूडेंट लाइफ में आप लोग कैसे पूजा करते हो, ठीक है, कि चलते चलते बजरंग बली रास्ते में दिख गए, दुर्गा मैया रास्ते में दिख गई, हाथ जोड़ लिए चलते गए। लेकिन वहीं जब, क्यों, क्योंकि आपका जीवन कैसा है, अभी यायावरी है, आज यहाँ हो कल वहां हो। लेकिन जैसे ही आपका विवाह हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में क्या आता है, अस्थायित्व आता है, और अस्थायित्व आता है, और आप और अब आपकी बीवी जब जा रही है, रास्ते में मंदिर दिखता है, तो अब क्या करोगे, ऐसे ही चलते चलते नहीं प्रणाम करोगे, अब वहां रुक जाओगे, उतरोगे, वहां पे कुछ दान दक्षिणा करोगे, पूजा अर्चना करोगे, और तब फिर बैठ करके आगे बढ़ोगे। यानी ये क्या है, कर्मकांड है। यहाँ यज्ञ करोगे, लेकिन वहीं पहले वाला जो जीवन था, स्टूडेंट लाइफ जो था, वहां करोगे नहीं, तो वही
नहीं है। ऋग्वैदिक समाज चूंकि आपका यायावरी है, घुमंतु है, इसलिए उसने धर्म को भी क्या कर लिया है, इहलौकिक सुख से जोड़ा है कि हमें इसी युग में जो है हमको क्या करो, धन धान्य बनाओ, हमें पुत्र प्राप्ति कराओ, हमको अगले जन्म के बारे में नहीं सोचना है। और हम पूजा अर्चना भी जो है हम क्या करेंगे, यज्ञ वज्ञ नहीं करेंगे, हम चलते चलते प्रकृति में ही क्या करेंगे, हम अपनी पूजा अर्चना करेंगे, हम अपने मंत्र जाप करेंगे। तो उस समय जो है देवताओं को हमने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट करके देखते हैं। कुछ अंतरिक्ष के देवता होंगे, कुछ पृथ्वी के देवता होंगे, कुछ वायु के देवता होंगे, ठीक है, अर्थात आकाश के देवता होंगे। तो 3 भागों में हम देख चुके, हम तो भाई 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले हैं ना। तो उस समय हमने देवी देवताओं को क्या किया, 3 भाग में बांट दिया। कुछ अंतरिक्ष के देवी देवता हो गए, जैसे इंद्र हैं, ठीक है, रुद्र हैं, ठीक है, जल है, कुछ आकाश के देवता हो गए, और कुछ जो है पृथ्वी के देवता, जैसे अग्नि देवता, बृहस्पति देवता, पूषण देवता, ये सब क्या है, पृथ्वी के देवता है। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका धर्म हुआ। ठीक है, राजनीति में भी देखा कि कैसे कबीलाई हम लोग युद्ध कर रहे हैं, एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ रहा है, और केवल आपके पास धन के रूप में आपके पास क्या है, तो गाय है। उसी गाय की हम लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। गाय ही मूल धन है, गाय को ही जो हम लोग आगे चलेंगे तो अष्टकुलकर्णी गाय, जिनके कानों में क्या है, सोने के जो है आभूषण पहनाए हुए हैं, वैसे वैसे गायों का जो है हम लोग क्या करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे। ये सब कब होगा, जब हम उत्तर वैदिक युग में आएंगे। क्योंकि ऋग वैदिक युग चूंकि अभी स्टार्टिंग है, तो जो उसका टाइम पीरियड आपने देखा कब से कब तक, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। एशिया बोलना चला होगा, ठीक है। तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था, वही आपका क्या है, ऋग्वैदिक है, जहां पर एक पुस्तक लिखी जा रही है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, अब आइए, तो यहाँ के समाज के भी बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज आप लोग को केवल मैं कहानी एक तरीके से बता रहा हूँ। कल जब आप लोग का क्लास होगा तो उसमें मैं एक एक टॉपिक को जो है कहूंगा कि हाँ, इसको जो है आप लोग क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। तो एक चीज आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे पाषाण युग से सैंधव युग में आए, सैंधव युग अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता में आए, और फिर सैंधव सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण युग में आए, और ताम्र पाषाण युग के बाद जो है हम लोग क्या आए, वैदिक समाज और संस्कृति में आए। ठीक है, अब ये आप लोग का भी समस्या का निदान हो गया कि कैसे जो है वो वैदिक युग के ही जो है सैंधव सभ्यता के लोग ही जो है वही ही जो है कहीं ना कहीं क्या है, आर्य है, और वही धीरे धीरे क्या किए हैं, पूर्व की ओर बढ़े हैं। इसका कहानी का हमने जिक्र कहाँ किया कि यजुर्वेद में, जो दूसरा नंबर वेद है, उसमें ये कहानी की चर्चा की गई है। इस कहानी से लगता है कि कहीं भाई ये तो इंडिकेट किया गया कि गौतम राहुगण थे, वशिष्ठ ऋषि थे, इन लोगों ने जो है क्या किया, आगे की ओर बढ़ा, और आगे की ओर आते हुए ये लोग सदा नीरा नदी तक जो है क्या आ गए, आगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में तो ये बनना ही चाहिए कि ठीक है, ये मध्य एशिया से भी कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग रसिया से भी आए होंगे, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ गए, सैंधववासी कहाँ गए। जैसे मैं सिंपल सा ही एक बात कहूँ कि आप समस्तीपुर में हो, और समस्तीपुर में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आया, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा, कुछ क्षेत्रों में प्लेट विवर्तन की घटनाएं हुई, कुछ क्षेत्रों में आग लग गई, तो वहां के जो समस्तीपुर के वासी होंगे वो कहाँ जाएंगे, सब तो सब मर नहीं जाएंगे, और सभी की सभी घटनाएं एक बार तो होंगी नहीं। यानी कि जितनी भी हम लोग सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में बात करते हैं, वो सब क्या धीरे धीरे हुआ। कहीं पर आग लगा, कहीं पर जो है प्लेट विवर्तन की घटनाएं हुई, कहीं पर बाढ़ आया, और धीरे धीरे लोग वहां से क्या हुए, पलायित हुए। समस्तीपुर के लोग धीरे धीरे जो है मुजफ्फरपुर की ओर चले। तो अब जब मुजफ्फरपुर की ओर तरफ जाएंगे तो क्या अपना घर और लेके जाएंगे, अपने साथ जो भी छोटा मोटा सामान मिला पगड़ी उड़ी लेके चल दिए। अब वहां पर जब जाएंगे तो क्या एकाएक मुजफ्फरपुर में घर बना लेंगे, नहीं। तो ये नगरीय सभ्यता का पतन हुआ। पापा से बात करें, सॉरी। नगरीय सभ्यता का पतन हुआ, और नगरीय सभ्यता धीरे धीरे क्या हुई, ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई, और वहां जाकर के पूर्व दिशा में
फिर जो है धीरे धीरे जो है जैसे जैसे इनका जीवन अस्थायी होगा, तो ये भी क्या होंगे, नगरीय सभ्यता में तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति का समय, टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोहा आ जाएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी, अधिशेष हो जाएगा। तो अधिशेष होगा तो हम आयात निर्यात करने लगेंगे, आयात निर्यात करेंगे तो मुद्रा आ जाएगी, और जब मुद्रा आ जाएगी तो धीरे धीरे गांव जो है किसमें तब्दील हो जाएगा, नगर में तब्दील हो जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट को आपको एक कहानी की तरह आप लोग को पकड़े रहना है। उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो तो मैं बाद में आप लोग से चर्चा करूंगा ही, कल के डेट में आप लोग से चर्चा करूंगा ही। ठीक है? तो ये जो समाज था ये कैसा है, अभी घुमंतु है, अभी यायावरी है। यहाँ पर कर्मकांड दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम लैटर वैदिक पीरियड में चलेंगे, अर्थात उत्तर वैदिक युग में हम जब प्रवेश करेंगे, तो उत्तर वैदिक युग में जाकर के अब धर्म कैसा हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जीवन आपका क्या होगा, अस्थाई होगा। तो जब धीरे धीरे आपका जीवन अस्थाई होगा तो अब आप आयात निर्यात करोगे, अब कृषि अधिशेष होने लगेगा, और जब कृषि अधिशेष होगा, आयात निर्यात करोगे, तो धीरे धीरे मुद्रा जो है प्रचलन में आएगा। लेकिन ये वो मुद्रा नहीं है जैसे शतमान, निष्क, ये सब मुद्राएं आएंगी। ठीक है? और इन्हीं शतमान निष्क के माध्यम से हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटे स्तर पे भी आयात निर्यात शुरू करेंगे। ये टाइम पीरियड कब से है, 1000 बीसी से लेकर के 6000 बीसी तक। और इसी टाइम पीरियड के दौरान बाकी के जो आपके 3 वेद थे, अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, इन वेदों के जो है ब्राह्मण साहित्य जो थे, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं, 2 है सबसे महत्वपूर्ण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है? उसी तरीके से इन ब्राह्मणों के क्या होंगे, आरण्यक होंगे, आरण्यक के क्या होंगे, उपनिषद की रचनाएं होंगी। ठीक है? इन सब साहित्यों की रचनाएं जो है क्या हो रही है, वैद उत्तर वैदिक युग में हो रही है। पुराणों की कुछ रचनाएं होंगी, कुछ स्मृति साहित्य आएगा, मनु स्मृति आएगा, नारद स्मृति आएगा, बृहस्पति स्मृति आएंगे। ये सब सारी की सारी साहित्य की रचना कब होगी, लेटर वैदिक पीरियड में होगी। ठीक है? और इसी लेटर वैदिक पीरियड में अब हमारा जो है समाज धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अस्थाई होने लगेगा। और जब अस्थाई होने लगेगा, क्योंकि अब तो कृषि कार्य करने लगेंगे, और कृषि कार्य करेंगे तो क्या होगा, अस्थाई होगा, पशुपालन चलता रहेगा। लेकिन ऋग्वैदिक युग में कृषि कार्य प्रमुख कार्य नहीं था, बल्कि क्या था, पशुपालन था। हम गाय को पालते थे, मवेशी को पालते थे। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या होगा, पशुपालन अब गौड़ हो जाएगा, पशुपालन क्या हो जाएगा, सेकंड रैंक पे आ जाएगा। ठीक है? और गौ आपका कृषि कार्य क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी 1 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, और कृषि कार्य पशुपालन के बिना हो नहीं सकता, तो पशुपालन करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए देखेंगे अब यहाँ पर जो है धर्म पे आइए, धर्म कैसा हो जाएगा, अब जो है इहलौकिक सुख की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब जीवन क्या हो गया, अस्थाई हो गया। जैसे आप जो है स्टूडेंट लाइफ से क्या हो गए, विवाह के बाद आप परिवार में आ गए। अब परिवार के बाद भी अब क्या हो रहा है, 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, तो देखते नहीं है कि जब आप लोग विवाह पीरियड में रहते हो तब भी आप लोग मारकाट करते रहते हो। लेकिन जैसे ही आप जो है 50-55 के ऊपर होते हैं, तो अब धीरे धीरे आपकी उम्र में क्या आती है, आध्यात्मिकता जगती है। ठीक है? अब पारलौकिक सुख की बात करने लगते हो, वेद पुराण रामायण गीता ये सब पढ़ने लगते हो। इसी तरीके वहां पर भी हो रहा है, यानी कि समाज धीरे धीरे अस्थायी होने लगा। तो अब जो है हम लोग धर्म में भी क्या करने लगे, इहलौकिकता की छोड़ दिए, अब पारलौकिक सुख की बात करने लगे। ठीक है? जो देवी देवता थे, उन देवी देवताओं के स्थान में भी हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के बाद जो है हमने देखा कि अब जो कर्मकांड, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पारलौकिकता की बात कर रहे हैं, अस्थाई जीवन है, तो अब हम लोग कर्मकांड प्रधान हो गए, अर्थात यज्ञ की बात करेंगे। ठीक है? यज्ञ ज्यादा से ज्यादा करेंगे, पारलौकिक सुख की बात करेंगे, और यज्ञ में हम क्या करेंगे, बलि देंगे। ठीक है? जबकि पहले वाले ऋग्वैदिक समाज में आपके पास तो कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं,
न उतने पशुधन थे, न उनके पास कृषि उत्पादन उतना था, तो आप वहां यज्ञ नहीं कर रहे थे, आप वहां बलि नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बलि दिया जाएगा, मवेशियों की बलि दी जाएगी, गौ की बलि दी जाएगी। ठीक है, यज्ञ में जो है हम जौ का, धान का, गेहूं का, इन सब का क्या करेंगे, अग्नि में जो है हम लोग प्रवाहित करेंगे, अग्नि में हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, जो यज्ञ कहते हैं। लेकिन यही कर्म कांड जो है, जैसे ही 6ठी शताब्दी में आएंगे, और लोहे, देखिए यही कंट्राडिक्शन है, यही कहानी मैं आप लोगों को खोल रहा हूँ। अब जैसे ही आप लोग 6ठी शताब्दी में आओगे, क्यों द्वितीय नगरीकरण हो रहा है, क्यों बौद्ध धर्म, जैन धर्म अहिंसा की बात करता है? क्या बौद्ध धर्म को अपने से जानकारी हो गई कि अहिंसा महत्वपूर्ण है? वो देख रहा था, बौद्ध धर्म जान रहे थे, महात्मा बुद्ध जान रहे थे, महावीर जान रहे थे कि अगर इतने मात्रा में पशुओं को हम बलि देंगे अग्नि में, तो हमारा उत्पादन कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हमने क्या करना होगा कि हमें पशु को बचाना होगा, क्योंकि यही पशु क्या करेगा, कृषि कार्य करेगा, और जब कृषि कार्य करेगा तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि को संरक्षण देने के लिए हमको क्या जरूरत था, पशु हत्या रुक जाए। और पशु हत्या अशोक ने भी देखा, अशोक जब शिलाभिलेख अपना लिखवाएगा, तो शिलाभिलेख में भी क्या कहेगा, पशु हत्या को निषेध करेगा। क्यों? क्योंकि पशुओं की जरूरत है, नगर को जरूरत है। नगर कब बनेगा, जब आपका कृषि अधिशेष होगा। कृषि अधिशेष कब होगा, जब आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता कब बढ़ेगी, जब आपके पास मवेशी होगा, क्योंकि मवेशी ही तो रहेगा तो खेती करोगे ना। हल बैल कौन जुतेगा, आदमी से तो उतना जुतेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने क्या किया, कर्म कांडों पे प्रहार किया कि कर्म कांड नहीं होना चाहिए। आज भी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कर्म कांड ही तो है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यार ईश्वर तो एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईसा मसीह कहो, जो भी कहना है, लेकिन है तो एक ही। ये विभिन्न सब क्या है, माध्यम है वहां पहुंचने के। ठीक है, तो उसी तरीके से वहां पे कर्म कांड क्या हो जाएगा, एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, कर्म कांड ही कर्म कांड। हर इधर जो है, आप लोग को याद होगा एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि ज्यामिति की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है, जिसमें ज्यामिति का विधान किया गया, अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब विधान किए गए। तो आप लोग आज भी देखते होंगे कि आपके घर में जो है अग्नि की वेदिका बनती है, या कोई पूजा का मंडप बनता है, तो उसमें पंडित जी बोलते हैं, आप लोग को पुरोहित जो है बोलते हैं कि नहीं 5 ही ईंट का बनाइए, नहीं 7 ही ईंट का बनाइए, नहीं 3 ही ईंट का बनाइए, इसका त्रिभुजाकार बनाइए, चतुर्भुजाकार बनाइए। ये सब चीजें चर्चा, कर्म कांड, यही क्या है, कर्म कांड है। यार हम त्रिभुजाकार अग्नि वेदिका बनाए या चतुर्भुजाकार बनाए, क्या फर्क पड़ना है, हमको तो अग्नि में क्या करना, अग्नि कुंड की पूजा करनी है। लेकिन नहीं, ये क्या हो जाता है, कर्म कांड प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या कर्म कांड है, क्योंकि ब्राह्मणों को अपना वर्चस्व बनाना है, वो क्या करेंगे, कर्म कांड की रक्षा करेंगे। तो पुस्तक का मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, सूत्र साहित्य है, जिसका नाम है शुल्व सूत्र। क्या नाम है, शुल्व सूत्र। इसी शुल्व सूत्र में जो है यज्ञ की वेदिका कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊंची होगी, कितने ईंट लगेंगे, अर्थात जो मैथ है आपका, जो गणित विषय है, जो ज्यामिति है, उस ज्यामिति की पहली पुस्तक जो है, वो सूत्र साहित्य जो है, उसका क्या नाम है, शुल्व सूत्र। इसी शुल्व सूत्र में जो है अग्नि वेदिका की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ज्यामितीय आकार प्रकार जो है क्या किए गए, बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, शुल्व सूत्र। ठीक है, तो उत्तर वैदिक में क्या हुआ कि धर्म जो है कैसा हो गया, कर्मकांडीय प्रधान हो गया, यज्ञ की वेदिकाएं दी जाने लगी, यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ में जो बलि होने लगी। अब स्त्रियों की दशा पे आए जाए, स्त्रियों की दशा क्या होगी, अब दयनीय होगी। ठीक है, अब यह सभा समिति में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, अब इनके जो है शिक्षण कार्य इनको नहीं कराया जाएगा, अब इनका उपनयन नहीं होगा, अब इनका कार्य क्या होगा, केवल और केवल एक गौतम धर्म सूत्र है, उस गौतम धर्म सूत्र का पहला ही श्लोक लिखा गया है कि औरत का जो जीवन होता है 3 लोगों के बीच ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब वह जन्म लेती है तो अपने पिता के अधीन होती है, जब वह विवाह करती है तो अपने पति के अधीन होती है,
और जब वह बुजुर्ग हो जाती है तो अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। इन्हीं तीन के अधीन जो है क्या होती है, स्त्री का पूरा जीवन बीत जाता है। ये हमारे गौतम सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब वह जन्म लेती है तो पिता के अधीन, पिता के संरक्षण में, जब विवाह कर लेती है तो किसके संरक्षण में चली जाती है, अपने पति के संरक्षण में, और जब वह बुजुर्ग हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो किसके संरक्षण में चली जाती है, अपने बेटे के संरक्षण में चली जाती है। ठीक है, आज के डेट में ये सब नहीं विधान है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ये उस समय का वैसा समाज था, तो वैसा समाज था इसलिए वैसी साहित्य की रचना की गई। आज का समाज हमारा दूसरा है, तो आज के साहित्य दूसरे तरीके से लिखे गए। अब आप सोचो कि नहीं उस समय का वेद हम आज अप्लाई करें, नहीं पॉसिबल है। पंडित जी लोग, हमारे पुरोहित क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं वेद में ऐसा लिखा है इसलिए आप करिए। हम क्यों करें भाई, हमारा उस समय का समाज वैसा था, हमारे समाज की वैसी जरूरत थी, इसलिए हमने वैसा लिपिबद्ध किया। आज हमारे समाज की जरूरत ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण का युग है, आज हमारे समाज की जरूरत कुछ और है, तो उस तरीके से हमारे लिपिबद्ध होंगे, हम वैसी चीजों को, धारणाओं को हम मानेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, उत्तर वैदिक युग का। तो उत्तर वैदिक युग का धर्म वैसा रहा। स्त्रियों की दशा में गिरावट, हमने शुरू में ही कहा कि वैदिक युग में जो स्त्री के अधिकार थे, वैसे अधिकार आज हमारे 21वीं शताब्दी तक नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, उनके अधिकारों में लगातार क्या होगा, ह्रास होगा। जब उनका उपनयन छोड़ दोगे, जब उनका शिक्षण कार्य ले लोगे, तो जब शिक्षण कार्य ले लोगे तो अब क्या होगा, बाल विवाह होगा। जबकि ऋग्वैदिक समाज में अभी बाल विवाह नहीं था, अभी पर्दा प्रथा नहीं थी, अभी सती प्रथा नहीं था। ये सब चीजें जितनी हमारी दकियानूसी परंपराएं हैं, वो सारी परंपराएं जो महिलाओं से रिलेटेड है, वो सब नहीं थे। लेकिन जब हम बचपन में ही उनको शिक्षण कार्य नहीं कराएंगे, हम उनका उपनयन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम उनके बच्चे में ही शादी कर देंगे ताकि हम अपने अधिकार से मुक्त हो जाए। अब वहां से क्या होगा, बाल विवाह शुरू होगा, ताकि वो क्या हो जाए, अपने पति के संरक्षण में चली जाए। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर वैदिक एरा है। यहाँ पर जो है आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होगी। ठीक है, विभिन्न यज्ञ होंगे, सोम यज्ञ होगा, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ होगा, तो ये सब यज्ञ हो, अग्निष्टोम यज्ञ होगा। ठीक है, विभिन्न यज्ञ होंगे। आपको जो है पंच यज्ञ का विधान किया गया है। ठीक है, कि पंच यज्ञ यानी 5 यज्ञ जो होते हैं महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से हैं, ये 5 यज्ञ करते हैं तभी हमको त्रिऋण से मुक्ति मिलती है, अर्थात 3 ऋणों से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये 3 ऋण के कौन कौन से आपके होते हैं, ये सब जानना। 5 यज्ञ जो है कौन कौन से आपको करने होते हैं, जैसे देखिए पितृ ऋण, पिता का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि पिता ने हमें जन्म दिया तो हमारे ऊपर क्या है, उनका ऋण है। तो इस पितृ ऋण से आप कैसे मुक्त होगे, हम पितृ ऋण से तभी मुक्त होते हैं कि जब हम भी जिस तरीके से पिता ने हमें जन्म दिया, उसी तरह से हम भी एक अपने पुत्र को जन्म दें, तो हम क्या होते हैं, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण कहने का मतलब कि जिस तरीके से हमारे ऋषि महर्षि ने हमें क्या किया, विद्वान बनाया, हमें शिक्षण कार्य से संपन्न कराया, हमें शिक्षा दी, उसी तरीके से हम भी अपने आगे आने वाले जनरेशन को क्या करें, शिक्षण कार्य दें, तो हम क्या हो जाएंगे, ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये सब क्या है, ऋणों के विधान किए गए। पंच यज्ञ हमने कहा, उसी तरीके से 5 यज्ञ, पितृ यज्ञ होता है, ऋषि यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, नृ यज्ञ होता है, इन सब यज्ञों का विधान किया गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है। पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, जवालोपनिषद। जवालोपनिषद है अर्थात उपनिषद है, इसी जवालोपनिषद में पहली बार जो है क्या किया गया, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था कितने हैं, 4 है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी कि हम लोग पहले क्या था कि पहले की जो है
लाइफ जीवन जो कैपेसिटी जो थी, जीवन जीने की प्रत्याशा जो थी, वो था 100 साल। और उस 100 साल को हमने 25-25 साल में हमने क्या कर दिया, बांट दिया कि हम 25 साल जो है ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे। उसके बाद 25 साल जो है हम क्या करेंगे, गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे। अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन में हम क्या करेंगे, पठन पाठन का कार्य करेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन में जब पठन पाठन हम कर लेंगे तो हम किस जीवन में आएंगे, गृहस्थ जीवन में आएंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, अपना वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे, पुत्र की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, परिवार हम अपना देखेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे समझेंगे। ये आपका क्या हुआ, गृहस्थ जीवन हुआ। फिर गृहस्थ के आश्रम के बाद आप क्या करोगे, वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात अब हम परिवार से धीरे धीरे क्या होंगे, कटेंगे, वानप्रस्थ अर्थात हम अब जंगल में चले जाएंगे और उस जंगल में जाकर के एकांत जीवन व्यतीत करेंगे। अकेले में बैठ करके सोचेंगे कि हमने इस जीवन में क्या किया, कहीं कुछ गलतियां तो नहीं की, और वो जब गलती की तो उसका निदान क्या है। ये यानी कहने का मतलब ये है कि हम वानप्रस्थ में जाकर के अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अर्थात अब धीरे धीरे आपके अंदर क्या आने लगेगी, आध्यात्मिकता आने लगेगी। ठीक है, और वानप्रस्थ के बाद जो है जो चौथा आश्रम है वो क्या है, संन्यास आश्रम। अर्थात अब हम पूर्णतया क्या हो जाएंगे, घर त्याग चुके हैं, वानप्रस्थ भी त्याग दिए, अब सन्यासी जीवन में आ गए। केवल और केवल अब पारलौकिक सुख की बात करेंगे, इहलौकिकता उहलौकिकता सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज भी हमारे लाइफ में है, आज भी, लेकिन हाँ, आज का जो लाइफ है, इस लाइफ में आप सोचते हो कैसे आश्रम व्यवस्था है, आज भी हम उसी आश्रम, देखिए जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को हम छोड़ थोड़े देंगे। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आज की आश्रम व्यवस्था देखिए कैसी है। आपको उस समय के लोग क्या थे, अपने आप जो है ब्रह्मचर्य जीवन से जो है गृहस्थ में चले आते थे, गृहस्थ जो है वानप्रस्थ में चले आते थे, वानप्रस्थ से संन्यास में चले। आज तो इतना कंफ्यूजन है कि ब्रह्मचर्य में जी रहे हैं कि गृहस्थ में जी रहे, पता ही नहीं चलता। 14 वर्ष का बच्चा है जिसको जीना चाहिए ब्रह्मचर्य, वो जो है लव मैरिज करके जी रहा है गृहस्थ आश्रम। जिसको जीना चाहिए गृहस्थ आश्रम, वो जी रहा है वानप्रस्थ आश्रम। नहीं तो आसाराम बापू जैसे लोग क्यों पैदा होते, आसाराम बापू उन्होंने क्या किया कि गृहस्थ जीवन में जो कार्य करने चाहिए थे, ठीक है, अर्थात जो पत्नी से संबंध, जो स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, वो संबंध उन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन में बना रहे हैं। यानी कि अभी जो क्या है, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये आज भी जो है देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 15 साल, क्योंकि आज का जो है हमारा जीवन प्रत्याशा हम लोग क्या मान लिए, 60 साल 70 साल। तो इस 60 साल में हम लोग 15 साल क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य के बाद अर्थात पठन पाठन करने के बाद हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, और गृहस्थ जीवन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वानप्रस्थ। लेकिन यहाँ वो वानप्रस्थ नहीं है, जैसे आप लोग अपने घर पे ही सोचिए कि देखते हैं, आप लोग जब शुरू संन्यास क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जीते हो तो आपको कमरा भी नहीं मिलता है, द्वार पे सुतल बानी सब कुछ काम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप विवाह कर लेते हो तो गृहस्थ जीवन में आते हो, तो आपको एक कमरा दे दिया जाता है, वहां पे आप अपने परिवार के बारे में देखते हो, समझते हो। ठीक है, और फिर जैसे ही आपको पुत्र उत्र प्राप्ति हो जाती है, तो अब आप लोग क्या करते हो, अब आप नहीं जाते हो, आपका बचवे जो है क्या करता है, कमरे से कहता है कि बाबूजी चल अब अंगना में सूती है। ठीक, तो अब अंगना में आ जाते हैं, ये क्या है, आंगन में जो तुम आ गए, अर्थात अब तुम्हारा वानप्रस्थ हो गया, अर्थात जंगल में आ गए। थोड़ी सी और अवस्था जब बढ़ जाती है, 60-65 के हो जाते हो, अब चलने फिरने लायक भी नहीं हो, तो कहा जाता है बबुआ के खाटी खटिया जौन बात का कल जा ले चल के दुआर पे रख दो। अब वही जौन बात गाय के बछिया छुआवल जाई और स्वर्ग चल जाए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अब सन्यास जीवन में आ गए। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हम उसी संस्कृति को आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, उत्तर वैदिक युग। कि उत्तर वैदिक युग में क्या हो रहा है, कर्मकांड ज्यादा हो रहे हैं, कर्मकांड की क्या हो गई, प्रधानता हो गई। अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ कि अस्थाई समाज हो गया, तो अस्थाई समाज होने की वजह से आप लोग का कृषि कार्य होने लगे, थोड़े से आयात निर्यात होने लगे, तो अब हम धीरे धीरे क्या होने लगे, नगर की ओर उन्मुख। अभी नगर शुरू नहीं हुए, नगर की ओर उन्मुख हो रहे, क्यों, क्योंकि अब अस्थाई जीवन आ गया।
क्षत्रियों की दयनीय दशा हो ही गई। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण लिखे गए, वाजपेयी संहिता लिखी गई, ये सारे साहित्यों की रचना हो रही है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और केवल मैंने आप लोग का कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, कल जब हम लोग क्लास करेंगे इसी वक्त, तो कल जो है ऑब्जेक्टिव चर्चा की जाएगी कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। ठीक है, उसके 10वें मंडल में जैसे पूछा जाता है, एक बार प्रश्न आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्वर्ण व्यवस्था, अर्थात 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है। ठीक है, अग्नि की चर्चा जो है पहली कहाँ मिलती है, तो ये सब क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, यजुर्वेद में क्या लिखा गया, ब्राह्मण साहित्य में क्या लिखे गए हैं, तो इस पे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा चतुर्वर्ण व्यवस्था, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। ठीक है, 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में जो क्या किया गया, चतुर्वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि शरीर की तुलना करनी है, तो ब्रह्मा के मुख से जो है कौन जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया। ब्रह्मा के बाजू से, बाजू मतलब बाह, बाह से कौन जन्म लिया, क्षत्रिय जन्म लिया। और ब्रह्मा का जो जंघा था, अर्थात किस मंडल में चर्चा हुई है? सातवें सर सातवें बोले कि मंडल इसमें में। जाति का निर्धारण कर्म और वंश के आधार पर भी ऋग्वैदिक काल में न होने लगा। नहीं 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 बाबू, अभी नहीं, वंश अभी नहीं आएगा। नहीं सर, अभी आर्य इस और अनार्य की एक बार लड़ाई हुई जिसमें आर्य जीत गया था, आर्य ने कर्म के आधार पर है ना निर्धारण करने लगा जाति का। जी, लेकिन अभी जात व्यवस्था नहीं आएगी। ठीक है, इसके बारे में मैं कल जो है, कल शुरू यही से मैं करूंगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है, जात व्यवस्था क्या है, जो आज इतनी सारी जातियां बन गई, कैसे बन ऋग्वैदिक गई। काल का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। पहले पशुपालन, सिर्फ फिर कृषि कहिएगा कृषि गो। था। हाँ, जैसे जब से आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आप कहिएगा प्रथम प्रमुखतया पशुपालन, गौण अवस्था में कृषि। ठीक है, हेलो जी हेलो जी हेलो सर, बोलिए। इसका जो वैदिक सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी था वो जी, मैटरनल था या पैटर्नल? पैटर्नल है। हमने क्या कहा कि पुत्र प्राप्ति की कामना की जा रही है, माता का कोई दिया ही नहीं गया अधिकार। ठीक है, ओके सर। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, इसके बारे में भी थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा। और कल जो मैं क्लास शुरू करूंगा, अब यही यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेना है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, ये जब 4 वर्ण थे तो इतने लाख करोड़ जातियां कैसे बन गई, ये जो है कि गोत्र में सगोत्र विवाह क्यों नहीं होता है, एक गोत्र से दूसरे, जैसे मान लीजिए कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, तो भारद्वाज गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते। ये गोत्र व्यवस्था कब शुरू हुई, गोत्र का मूल शब्द क्या था, गोत्र जो शब्द ही है ना, वो गाय से निकला है, गो, गोत्र प्रणाली। और आज हम लोग देखते हैं गोत्र मानते हैं, आश्रम मानते हैं। तो कल ये कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, और ऑब्जेक्टिव सारे जो है कि वेद में क्या लिखा गया, पुराण की रचना किसने की, लोमहर्ष कौन था, उग्र श्रवा कौन था, क्योंकि लोमहर्ष ने ही सारे पुराणों की रचना की है। 18 पुराण है, तो 18 पुराण लोमहर्ष, और लोमहर्ष का पुत्र था उग्र श्रवा, इन्होंने ही मिल करके जो इसकी रचना की, और गुप्त काल तक जाकर के सारे पुराण लिख दिए गए। ठीक है, पुराणों का जो सर लेखन शैली है। हाँ जी, सर मीमांसा क्या होता है? मीमांसा जो होता है एक पुस्तक है। ठीक है, जो वेद साहित्य के बाद जो है, हमने क्या कहा, आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद मीमांसा, ये सारी की सारी किताबें हैं, ग्रंथ के नाम है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, और कल हम लोग मिलते हैं, और कल सारे आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सर दूंगा। हाँ, सर कल आप बोलिए। नया ऑब्जेक्टिव लिखवा दीजिएगा। हाँ, कल मैं ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा नहीं, बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, ताकि आप लोग लिख लें। ठीक है, जी सर लिख ठीक है लेंगे। ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। हो गया सर का। गए सर। क्लास खत्म हो गया भाई। तो जा।
हेलो Hello, Mukesh sir. Mukesh sir, please start the class. You have already joined. Okay. Students, please listen to Mukesh sir. He has already joined, ओके, आवाज and आ रही है? he will be discussing about geographical discoveries in Europe. Okay, that is 15th, 16th century. So kindly listen to him. हेलो, आवाज जा रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके sir. गुड मॉर्निंग सर। आज गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये ठीक है। हाँ, आज हम लोग आपके ऑनर्स पेपर के जो हैं उसमें सेकंड पेपर जो है आपका राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 के अंतर्गत एक टॉपिक है आपको पढ़ना है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। उस ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज जा रही है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आवाज clear है? yes, sir. हाँ, ओके। तो आप सभी का पहले इस क्लास में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो आपके सेकंड पेपर से संबंधित है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक का इम्पोर्टेंस न केवल वर्ल्ड हिस्ट्री को जानने में या वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे जितनी भी घटनाएं होंगी उन घटनाओं को समझने में है, बल्कि इस टॉपिक के माध्यम से आप इंडियन हिस्ट्री का जब मॉडर्न एरा शुरू होगा, आप उस मॉडर्न एरा को भी इस टॉपिक के अध्ययन से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे। और थर्ड ईयर के समय में जब आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में इंडिया में पढ़ना होगा, उस समय भी आपको ये टॉपिक मदद करेगा। वर्तमान में जब आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे उस समय, और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उस समय, और थर्ड ईयर जब पढ़ेंगे उस समय, यानी तीनों ईयर में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी पार्ट आप गुजरेंगे, कहीं ना कहीं वो सारा पार्ट जो है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा या इस टॉपिक के प्रभाव परिणाम उस पर पड़ेंगे। तो हम लोग पहले चले ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोजें। जैसा कि सबसे आप एक चीज सिर्फ ये रखेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी ज्योग्राफी की जानकारी, सामान्य रूप से जानकारी चाहिए। आशा करते हैं सभी लोग के पास सामान्य जानकारी होगी। जैसा कि इस टॉपिक के शब्द में ही लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोजें, यानी किसी चीज की खोज जिसकी जानकारी इंसान को पहले नहीं थी। और ये खोज किसके द्वारा की गई? तो ये खोज हम इंडियंस के द्वारा नहीं, बल्कि उन यूरोपियंस के द्वारा की गई जो कि आज यूरोप महादेश के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। इस ज्योग्राफिकल डिस्कवरी की जानकारी के संदर्भ में आपको इतना जानना पड़ेगा कि आखिर ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरी कब से, किस समय, क्या ये काफी जब मनुष्य था उस समय से या फिर हाल के कुछ वर्षों में ये हुआ? तो आप पाएंगे कि ये भौगोलिक खोज की जो ये घटना है विश्व इतिहास के संदर्भ में, ये पहली बार हमें जब दिखाई पड़ती है वो दौर होता है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आपको कुछ शब्द जब हम प्रयोग करेंगे 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, तो आशा करते हैं आप इस पे क्लियर होंगे। जब भी 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आपसे बताया जाएगा तो आप ये जानेंगे कि 1400 और उससे आगे की परिस्थितियों के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। 16वीं शताब्दी की जब बात कही जाएगी तो आप इस बात से समझेंगे कि 1500 और उससे आगे के 1700 से पहले की ईस्वी के बीच की समय की चर्चा की जा रही है। तो ये जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोज है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की एक युगांतकारी घटना है जिसके माध्यम से पहली बार लोगों को ये पता चलने लगा कि इस धरती पर जो यूरोप है उसके बाहर भी दुनिया है, और उस दुनिया को वो जान पाए थे। भौगोलिक खोज
एक ऐसी घटना है जिससे विश्व इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। कई इतिहासकार ऐसे हैं जिसको विश्व इतिहास के में आधुनिक युग की शुरुआत के लिए कई घटनाओं को जिम्मेदार मानते हैं कि आखिर मॉडर्न एरा कब से शुरू हुआ। तो कई लोग आपसे कहेंगे सामंतवाद का पतन हुआ, उस समय से शुरू हुआ। कई कहेंगे पूंजीवाद का अंत हुआ, आरंभ हुआ, उस समय से शुरू हुआ। तो कई कहेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उस समय से शुरू हुआ। कई कहेंगे कि छापाखाना का आविष्कार जब हो गया 1440 में, उस समय से शुरू हुआ। कई कहेंगे जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ और प्रोटेस्टेंट का विकास होने लगा तब हुआ। लेकिन इन सभी लोगों के द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए गए, एक बात सर्वमान्य रूप से मानी गई कि भौगोलिक खोज ने जो आधुनिक युग के सूत्रपात करने वाली घटनाएं थी उनमें सर्वोपरि घटना है। यानी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी न केवल एक युग का अंत करके दूसरे युग की शुरुआत करने की प्रक्रिया को शुरू करता है, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत करता है जिसको आज हम लोग भी मॉडर्न एरा के रूप में जानते हैं कि यह आधुनिक युग है। आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। ओके, ये सर ठीक है। तो ठीक है। तो ये आप देखें, ये इस बात से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये मॉडर्न एरा जिन चीजों से शुरू हुआ है उन चीजों में से एक चीज ज्योग्राफिकल डिस्कवरी भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भौगोलिक खोज है क्या? सामान्य रूप से बात होती है कि भौगोलिक खोज है क्या? क्या किसी इलाके को लोग खोजने के लिए निकले थे? क्या किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए निकले थे? ये प्रश्न मन में उठता होगा। तो हम पाते हैं कि ये भौगोलिक खोज जो है किसी इलाके की खोज करने के लिए इंसान के द्वारा नहीं निकला गया था। आप देखेंगे जब 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का दौर है, हम आगे जब चर्चा करेंगे कारणों के बारे में, तो कारणों की चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे उन घटनाओं ने लोगों को आगे निकलने के लिए प्रेरित किया। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई जानना चाहे कि आखिर ये भौगोलिक खोज है क्या, तो आपके द्वारा ये बताया जाएगा कि भौगोलिक खोज यूरोपियों के द्वारा, स्पष्ट रूप से इसको गौर से सुनेंगे, कि भौगोलिक खोज यूरोपियों के द्वारा इस पृथ्वी पर, ठीक है, भौगोलिक खोज यूरोपियों के द्वारा इस पृथ्वी पर पूर्वी देशों, पूर्वी देश कहने का एस्पेक्ट है क्योंकि ये यूरोप के लोग हैं, पश्चिम में है, और पूर्वी देश कहने का मतलब है कि ये इंडिया, चाइना, इंडो चाइना का क्षेत्र जो है, साउथ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र है, जो एशिया कंटिनेंट में पड़ता है, उस इलाके में, यानी भौगोलिक खोज जो है यूरोपीय देशों द्वारा इस पृथ्वी पर पूर्वी देशों से नए रास्ते, हमेशा ध्यान रखेंगे, नए रास्ते, न्यू रूट, नए रास्ते के जरिए सीधे संपर्क के लिए शुरू की गई सामुद्रिक यात्राएं हैं। और इन सामुद्रिक यात्राओं के दौरान अनचाहे रूप से पता लगे, अनचाहा, इंसान की चाह नहीं थी कि हम उसको खोजेंगे, अनचाहे रूप से पता लगे नए क्षेत्र अमेरिका की जानकारी से संबंधित है। यानी भौगोलिक खोज आप कह सकते हैं कि यूरोपियों के द्वारा पूर्वी देशों को खोजने के लिए, पूर्वी देशों के नए रास्तों को खोजने के लिए निकला गया, और उस निकलने के क्रम में उन लोगों ने कई अनेक नए नए रास्तों को और खोज डाला। यानी वो नए रास्ते उनको रास्तों में मिल गए, और जब मिले तो पता चला कि ये भी रास्ता इसी पृथ्वी पर था, ये भी जगह इसी पृथ्वी पर था। और जो ये जानकारी लोगों को मिली तो लोग आश्चर्यचकित हुए कि पृथ्वी के संदर्भ में जो हमारी समझ थी, पृथ्वी के संबंध में जो हमारी जानकारी थी, वो बहुत ही अधूरी और भ्रामित जानकारी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौगोलिक खोज पृथ्वी पर पूर्वी देशों, यूरोपियों द्वारा पूर्वी देशों से नए रास्ते के जरिए सीधे संपर्क के लिए शुरू की गई सामुद्रिक यात्राएं थी, और इन सामुद्रिक यात्राओं के दौरान अनचाहे रूप से पता लगे नए क्षेत्र अमेरिका की खोज है। अगर आप इसको मैथमेटिकल सूत्र में, अगर आप एक वाक्य में इसे बताना चाहें कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से इसको कह सकते हैं किन्हीं को भी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी इक्वल टू, ठीक है, मैथ में जैसे इक्वल टू बनाते हैं, तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड फॉर इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज, प्लस डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड अंडर ब्रैकेट आप करके उसमें अमेरिका दे सकते हैं। यानी भारत और पूर्वी देशों के साथ जुड़ने के लिए नया रास्ता चाहिए था। नया रास्ता का कहने का तात्पर्य ही स्पष्ट हो जाता है कि पुराना रास्ता था,
लेकिन वो पुराना रास्ता निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से बाधित हुआ होगा, किसी ने उसको रोका होगा, चाहे उस रास्ते से लोगों को फायदा कम नजर आता होगा, तो लोगों ने सोचा कि हमें एक नया रास्ता खोजना चाहिए जो हमको पूर्वी देश ले जा सके। और इस चाह ने ही लोगों को वो काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसके वजह से काफी क्षेत्रों की समुद्रिक रूप से यानी कि जल के क्षेत्र की भी जानकारी हुई और स्थल क्षेत्र की भी जानकारी हुई। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भौगोलिक खोज जो है न केवल नए रास्ते की खोज हुई, बल्कि इस खोज से जो है नए इलाके की भी खोज हुई। जब बार्थोलोमी डियाज देखेंगे कि जब बार्थोलोमी डियाज जब पुर्तगाल से चलेगा और कैप ऑफ गुड होप की खोज करेगा इंडिया आने के लिए, तो वो वहां तक आता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि वो इंडिया के लिए चला है। और उसी के रास्ते पर जब वास्को डी गामा चलता है तो वो कालीकट तक पहुंचता है और भारत की खोज कर डालता है। और भविष्य में वास्को डी गामा का अनुसरण करते हुए अन्य पुर्तगाली और यूरोपीय एशिया में छलांग लगाते हैं और साउथ एशिया होते हुए वो चाइना तक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। और इसी क्रम में जब देखते हैं कि वो इंडिया के लिए निकलने वाले लोग जब अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ते हैं तो वो एक नए इलाके में पहुंच जाते हैं जो कि मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, जो कि आज कैरेबियन सागर का क्षेत्र है। और कोलंबस जो है पहली बार बहामास द्वीप समूह पहुंच जाता है, जबकि वो बहामास के लिए निकला ही नहीं था, वो तो निकला था इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। और उस इंडिया के लिए क्यों निकला, इस एशिया के लिए क्यों निकला? क्योंकि उसको उष्णकटिबंधीय सामान माल, जिसको सामान यानी जो मसाले की, कपड़े की और अन्य चीजों की जरूरत थी, जिसको यूरोप में बेचकर बेहतर लाभ कमाया जा सकता था, उसके लिए वो लोग निकले थे। तो स्पष्ट है कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य नया रास्ता प्लस नया वर्ल्ड, यानी नए रास्ते और नई दुनिया की खोज से संबंधित है। स्पष्ट है? आवाज जा रही है? यस यस सर। सर, आ रही हाँ। यस सर। तो आप ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भौगोलिक खोज जो है ये था। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये भौगोलिक खोज एकाएक शुरू हो गया? क्या रात में किसी को सपने आए और उसने सुबह उठी और चल दिए? ऐसा मन में प्रश्न आएगा कि कोई आदमी को आज सुबह अगर रात में उसने सोचा कि मुझे कल दिल्ली जानी है और सुबह उठा वो तो निकल गया? तो नहीं, आप पाएंगे कि ये काम एकाएक नहीं हुआ। इस काम की पृष्ठभूमि विभिन्न कारणों यानी बहुत तरह की घटनाएं पूर्व के शताब्दियों से होती चली आ रही थी और उन घटनाओं ने इन भौगोलिक खोज को प्रभावित प्रेरित किया है, यानी लोगों को उस अनचाहे इलाके में निकलने के लिए प्रेरित किया। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। आप इन कारणों को स्पष्ट रूप से आप जब उल्लेखित करेंगे तो आप इसको एक चार्ट के माध्यम से, फ्लोर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप इसको दिखा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको मुख्य रूप से 4 भागों में दिखाया है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये इन कारणों की वजह से आगे बढ़े और उन कारणों के अंदर ही जो अन्य कारण हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे, जिनको आप डायग्राम में बिंदुवार रूप से आप अंकित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जब भौगोलिक खोज है वो एकाएक घटना नहीं है और इस भौगोलिक खोज की एकाएक घटना न होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आर्थिक कारण, यानी आर्थिक वजहों से ये यूरोपीय मुख्य रूप से आर्थिक वजहों से जो है अपने क्षेत्र से, यूरोप से बाहर निकले और नए क्षेत्रों की खोज कर डाली। तो ये आर्थिक कारण क्या? हेलो, यस सर। तो सर हाँ, कुछ कहना है? नहीं, नो सर। ठीक है। तो आप ये चर्चा में आप देखेंगे आगे कि आर्थिक कारण क्या है जिसकी वजह से वो निकले। तो आप जब आप पूर्व के क्लास में होंगे उस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि यूरोप के साथ जो है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो है जिसमें यूरोप है, उस यूरोप के साथ इंडिया का संबंध एंशिएंट दौर से रहा है। जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप उसमें आप देखेंगे इंडो रोमन ट्रेड जो मौर्योत्तर दौर में चल रहा होता है, उस मौर्योत्तर दौर में भी यूरोप के साथ संपर्क रहा था और ये जब था वो रोमन एम्पायर के साथ था। तो जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया यूरोप में, तो उस रोमन एम्पायर के पतन के पश्चात जो है आप पाएंगे कि ये ट्रेड बाधित हुआ और ये ट्रेड जब बाधित हुआ तो आगे जब देखते हैं मध्यकाल का दौर आता है तो उस दौर में कुछ ये ट्रेड बढ़ते हैं और पुनः जब धर्म युद्ध का समय आता है, जब यूरोप के लोग एशिया के लोगों से अपने पवित्र स्थल जेरूसलम के लिए संघर्ष करते हैं, तो उन धर्म युद्धों के दौरान पुनः ये ट्रेड शुरू होता है। लेकिन
आखिर इसमें बाधा कब उत्पन्न होती है? तो आप पाएंगे कि 14वीं 15वीं शताब्दी में शुरुआत में 14वीं और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है इस ट्रेड को जो है हानि पहुंचने शुरू हुई। यानी यूरोपियों का अब एशिया के साथ स्थल मार्ग से प्लस जल मार्ग से, इन दोनों मार्गों से जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार बाधित होने लगा है। और ये व्यापार कई कारणों से बाधित हुआ है, यानी कई आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से ये व्यापार बाधित हुआ है। तो आप पाएंगे कि सबसे पहले कि इस दौर में जो ये समय है, इस समय यूरोप में कई घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जिसकी वजह से यूरोप की आर्थिक स्थिति को डमाडोल बना दिया गया है। यानी एक ट्रेड की वजह से आर्थिक स्थिति डमाडोल है, तो दूसरी वजह है कि यूरोप में ही कुछ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये जो है ये आर्थिक प्रभाव जो है यूरोप पर पड़ा है। तो आखिर ये घटनाएं क्या थी? तो आप पाएंगे कि 14वीं शताब्दी में लगभग 1315 और उसके आगे 17 तक, 1314 से लेकर 17 तक के बीच में यूरोप में एक महामारी का एक बेहतरी आप पाएंगे 1315 से 17 के बीच में यूरोप में जो है एक अकाल पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर काफी मात्रा में पशु और जनधन की जो है हानि हुई। इस अकाल ने ही सिर्फ विपत्ति नहीं लाई, बल्कि इसके पश्चात आप देखेंगे कि जब 1347 से लेकर 50 का दौर है तो यूरोप में ब्यूबेनिक प्लेग जो चूहों की वजह से फैला था, उस प्लेग से काफी लोगों की मृत्यु हुई। आपको जानकारी के रूप में आपको बताना चाहेंगे कि उस दौर में इस प्लेग की वजह से, जैसे आज कोरोना की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो रही है और काफी जनसंख्या का विनाश हो रहा है, तो आप बनाएंगे कि जब उस ब्यूबेनिक प्लेग की वजह से वहां की यूरोप की जनसंख्या जो थी वो लगभग 20 से लेकर 40% तक कम हो गई थी। जहां 1300 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या 7.5 करोड़ के आसपास थी, वहीं पर आप देखेंगे कि 1400 ईस्वी के आसपास आते आते जो है वो जनसंख्या घटकर 4.3 करोड़ मात्र हो गई है। ये जनसंख्या का जो ह्रास हुआ, इस जनसंख्या के ह्रास ने, पशुओं के विनाश ने जो है वहां की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है जिसकी वजह से जो है ये अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये यूरोपीय छटपटा रहे थे। और इस परिस्थिति में ही आप पाएंगे कि इसी 15वीं शताब्दी में 1453 में एक ऐसी विश्व की महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है जिससे यूरोपियों को समुद्र में छलांग लगाने के लिए प्रेरित किया है, और वो यूरोपीय समुद्र में छलांग लगाकर नए रास्ते से जुड़ने का प्रयास किए। और ये घटना, जैसे आपको जानकारी होगी, ये है 1453 ईस्वी का कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया के कहाँ है? तो आज देखेंगे आज का टर्की का जो नॉर्थ का इलाका है, ठीक है, आज जो टर्की जो कंट्री है, आज ये तुर्की देश के सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे यूरोप से एक सटता हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीपीय इलाका है। वो प्रायद्वीपीय इलाके के पास ही जो है आज एक शहर है, उसको बोलते हैं इस्तांबुल। और उसी इस्तांबुल का संबंध स्थापित किया गया कॉन्स्टेंटिनोपल से। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। और 1453 ईस्वी में जब सल्जुक तुर्क लोग जो थे, जब अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे एशिया के क्षेत्र में, तो वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए उस टर्की के इलाके में, रोमन अंपायर के इलाके में, पूर्वी रोमन अंपायर के इलाके में प्रवेश करते हैं और उस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लेते हैं। और जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, ठीक है, बताएंगे आप आगे, ठीक है, जब वो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लेते हैं तो इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? ट्रेड पर पड़ता है। यानी वो यूरोपीय जो इस रास्ते से एशिया के मालों को खरीद कर यूरोप में लाते थे और यूरोप के अंदर भागों में उनको बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे थे और धन धान्य से संपन्न हो रहे थे, वो रास्ता बंद होने की वजह से उनका मुनाफा प्रभावित हुआ। और उनका मुनाफा प्रभावित हुआ तो उनकी जीवन शैली प्रभावित होने लगी। और आप पाएंगे कि जब ये 1453 में कुस्तुनतुनिया का अस्तर पतन हुआ है तो इससे यूरोप का व्यापार जो प्रभावित हुआ, उसमें इटली के व्यापारी अपने आप को सरवाइव करने में सफल हो गए। सरवाइव करने का मतलब उन लोगों ने इन तुर्कों से संबंध स्थापित कर कुछ मात्रा में व्यापार को जारी रखा, लेकिन यह व्यापार लाभप्रद नहीं था, क्योंकि ये तुर्क
जब माल को गुजारते थे उस इलाके से तो वहां पर काफी मात्रा में लेवी यानी चुंगी वसूल करते थे, जिसकी वजह से वस्तु का जो मूल्य था वो काफी बढ़ जाता था और बढ़ जाने की वजह से यूरोप में जो मांग थी उस मांग की आपूर्ति कर पाना संभव नहीं था। और इस लाभ से जो इटली के व्यापारी को फायदा हो रहा था, वो फायदा जो है उस फायदे से जो यूरोप के अन्य देश थे, खासकर बगल के फ्रांस के लोग, बगल के स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग, उत्तर में इंग्लैंड के लोग, ये जो लोग थे ईर्ष्या कहे कि वो ईर्ष्या करने लगे कि वो लाभ कमा रहे हैं और हम लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि अब इन मालों की आपूर्ति अंदर के यूरोपों तक डायरेक्ट नहीं है। इसीलिए अटलांटिक तट पर बसे हुए ये जो पश्चिम इलाके में यूरोप के बसे हुए जो देश है उनमें छटपटाहट पैदा हुई कि हमें भी ये माल चाहिए और इस माल को यूरोप में बेचकर काफी लाभ कमाना है। और इस लाभ के उद्देश्य से, इस छटपटाहट से ही इन यूरोपियों में से 2 यूरोपीय ऐसे निकले जो अटलांटिक में छलांग लगाने का साहस किए और उस साहस की वजह से ही आप देखेंगे कि वो यूरोप से चलकर आपको एशिया में पहुंचे और वहां से चलकर एक तरफ अमेरिका के इलाके में पहुंचे। और ये 2 देश जो थे, अगर आप सभी नवयुवक हैं तो हम इस शब्द को कहना उचित समझेंगे कि क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये भौगोलिक खोज के 2 ओपनर्स थे। जिस तरह क्रिकेट में 2 ओपनर पिच पे उतरते हैं और बल्लेबाजी करते हैं, एक स्ट्राइक एंड पर होता है, एक नॉन स्ट्राइक एंड पे होता है, उसी तरह यूरोप के ये 2 ओपनर थे और ये 2 ओपनर पुर्तगाल और स्पेन नाम के देश थे। इन 2 ओपनरों ने जो भौगोलिक खोज की प्रक्रिया की शुरुआत की, उसमें बाद में आकर इंग्लैंड के लोग, आपको हॉलैंड के लोग, आपको फ्रांस के लोग, बाद में इटली के लोग, ये सभी जुटते गए और उन लोगों ने भी इनका अनुकरण करते हुए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए जो है भौगोलिक खोजों को अंजाम दिया। तो आप स्पष्ट है, क्लियर है कि भौगोलिक खोजों के लिए जो है आर्थिक कारण किस तरीके से जिम्मेदार है। आवाज जा रही है? यस सर जी सर यस ठीक है, तो आप ठीक है, तो ये जो आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ आर्थिक कारण ही जिम्मेदार नहीं थे, इसके साथ साथ आपको एक और कारणों की चर्चा करनी चाहिए, वो है राजनीतिक कारण। क्या पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, क्या ऐसा बदलाव हो रहा था कि यूरोप के शासक भी इस काम को चाह रहे थे कि ऐसा हो। और यूरोप के शासक ऐसा इसलिए चाह रहे थे कि आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी के आसपास और 15वीं शताब्दी में जो है यूरोप में नए राज्यों का उदय होने लगा है और ये नए शासक, न्यू मोनार्क्स उभरने लगे हैं। जैसे आप देखेंगे फ्रांस में लुई 11वां का उदय हो रहा है, और जैसे देखेंगे आप स्पेन में इसाबेल और फर्डिनेंड जैसी शासिका है, आप देखेंगे पुर्तगाल में जो हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहते हैं, वो जो है उनका उदय हो रहा है। आप देखेंगे ऑस्ट्रिया में मैक्सवेल जैसे व्यक्ति का आगमन हो रहा है। आप देखेंगे इंग्लैंड में हेनरी 7 का आगमन हो रहा है। ये शासक जो थे ये भौगोलिक खोजों को सकारात्मक रूप से सहयोग दिए। क्यों? क्योंकि इन शासकों को अपने राष्ट्रीय राज्य के विकास के लिए, उसके फैलाव के लिए एक केंद्रीय सेना का गठन करना था, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। एक नौकरशाह, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। एक राष्ट्रीय कर प्रणाली विकसित करनी थी, जिसके लिए भी धन की आवश्यकता थी। और ये धन उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता था जब तक वो पूर्वी एशिया के व्यापार से जुड़कर अधिकतर लाभ नहीं प्राप्त होते। यानी व्यापारी व्यापार करते तो उन पर टैक्स लगाकर राज्य की आय में बढ़ोतरी होती। तो राज्य की आय की बढ़ोतरी के लिए इन लोगों ने, इन शासकों की सकारात्मक भूमिका ने, इन शासकों के सहयोगात्मक भूमिका ने यूरोपीय व्यवसायियों को यूरोप के बाहर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया और व्यापार करने के लिए नए रास्तों को खोजने के लिए प्रेरित किया। इसलिए आप पाएंगे ये जो राजनीतिक कारण थे ये भी भौगोलिक खोज के लिए अहम भूमिका निभा रहे थे। अब आप एक देखेंगे कि अगले कारण के रूप में आप एक रूप में देख सकते हैं कि इस समय के जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण इन भौगोलिक खोजों के लिए भूमिका निभाया है। ये धार्मिक कारण जो है इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है, लेकिन आपको संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि इन धार्मिक कारणों में धर्म युद्ध और धार्मिक प्रचार, इन दोनों ने भौगोलिक खोज को अहम रूप से प्रभावित किया है। धर्म युद्ध कैसे प्रभावित किया कि आपको जैसी जानकारी होगी कि पवित्र स्थल जो जेरूसलम आज के इलाके, आज जो एशिया के इलाके में है, इजराइल के पास जो है
आप भी देखते हैं उस क्षेत्र में आज भी संघर्ष है उसको लेकर, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। ये जेरूसलम का जो इलाका था ये ईसाइयों के लिए होली लैंड था, पवित्र भूमि, जहां पर ईसा मसीह का क्रूसारोपण किया गया था। और इस पवित्र लैंड पर जो है 638 के आसपास जो है अरबों का कब्जा हो गया था। और अरबों ने जब इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वो नियंत्रण काफी लंबे समय तक चला। और बाद में तुर्क जो थे वो जब इस क्षेत्र में प्रभावशाली हुए तो आप पाएंगे कि उस तुर्कों ने इन अरब यूरोप से आने वाले ईसाई धर्मावलंबियों को काफी परेशान करना शुरू किया, जिससे यूरोप के जो पोप थे वो काफी जो है नाखुश रहते थे। तो आप पाएंगे कि इस समय ही 1398 के आसपास 11वीं शताब्दी के आसपास जो है इस इलाके में जब है एक तुर्क शासक जो बगदाद का बेनबॉस सुल्तान था उसकी मृत्यु होती है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक और पोप के लिए एक महत्वपूर्ण समय महसूस होता है कि ये समय है जब हम अपने लोग जो होली लैंड है उस लैंड को इन तुर्कों से, इन मुस्लिम शासकों से इसको हम आजाद कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो पोप ने है इनके खिलाफ युद्ध का आह्वान किया। और इस युद्ध के आह्वान के तहत ही 1095 से लेकर 1291 के बीच में कई युद्ध जो है ईसाइयों के बीच में और इन पूर्वी एशिया के मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में हुआ। इस संघर्ष में अंततः विजय जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों का ही रहा। और इस विजय के फलस्वरूप प्रभाव क्या पड़ा ये जानने वाली बात है कि इस विजय के फलस्वरूप यूरोपियों के मन में जो श्रेष्ठता का भाव था ना कि हम जो है सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, यूरोपीय तो ये भी मानते थे कि हम जो है ना विश्व का केंद्र हैं। और इस श्रेष्ठता का भाव का अंत हुआ। लोग ये समझने लगे कि जो है हम जो श्रेष्ठ अपने आप को मान रहे थे हम पूरे श्रेष्ठ नहीं हैं। इसके अलावा यूरोपियों को जो है इस युद्ध के दौरान एशिया के व्यापार से भी जुड़ने का मौका मिला और इससे एशिया के संपन्नता के बारे में भी उनको जानकारी हुई। इसके फलस्वरूप जो है व्यापार में विकास होने लगा था। इस व्यापार के विकास और यूरोप के लोगों का इस अरब क्षेत्र से संपर्क उनके बौद्धिक जागरण का कारण बना है। इसीलिए आप देखेंगे कि धर्म युद्धों के पश्चात के वर्षों में जो है पुनर्जागरण के विकास में ये काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। लेकिन आप देखेंगे इसी की तरह तो ये जो धर्म युद्ध हुआ इस धर्म युद्ध से उनको आर्थिक फायदे हुए, आर्थिक लगाव पैदा हुआ, जिससे वो इस पूर्वी देशियाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। इसके साथ साथ चूंकि वो इस्लाम जेरूसलम पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हो सके थे और जब सफल नहीं हुए तो उनको अपने धर्म के फैलाव के लिए, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, ईसाइयत के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ नया करने का चाह पैदा हुआ कि हमें इसको विकास करना है। और इसका विकास कैसे होगा? तो हम जब तक एशिया के इलाके से जुड़कर उस इलाके में अपने धर्म का फैलाव नहीं करेंगे तब तक हमारा फैलाव विकास नहीं होगा, हमारी श्रेष्ठता स्थापित होने में संभव नहीं है। यही कारण है कि 13वीं शताब्दी में जब मंगोल एशिया से फैलते हुए यूरोप के इलाके तक पहुंचते हैं और एक बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं मंगोल, तो यूरोपीय जो ईसाई प्रचारक हैं और पोप हैं उन मंगोलों को ईसाई धर्म में जोड़ने के लिए प्रेरित होने लगे। और कई यूरोपीय प्रचारक, जॉन के जैसा व्यक्ति जो है, रूबरूसिया जैसा व्यक्ति जो है, वो मंगोलिया तक आता है और मंगोलिया के शासक से मिलकर उनको ईसाई धर्म के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। और इसी का अनुसरण करते हुए बाद में देखेंगे मार्को पोलो भी जाता है। तो ये जो ईसाई जब वापस गए, जॉन को जैसे लोग यूरोप, तो उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा और लोगों को बताया कि एशिया के लोग कितने संपन्न हैं, एशिया हमसे कितना आगे है। और ये जो उन्होंने बताया इसने यूरोपियों के मन में छटपटाहट पैदा कर दी कि अब हमें एशिया को डायरेक्ट जुड़कर एशिया के लाभ उठाना है। सो ये धार्मिक कारण जो है उस भौगोलिक खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन इन कारणों के रहते हुए भी अगर एक चीज न हुआ होता तो संभव था कि ये भौगोलिक खोज कभी भी सफल न हो पाता। क्योंकि भौगोलिक खोज सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि समुद्र में उतरने के लिए आदमी को साहस की जरूरत थी और साहस के लिए आदमी को सुरक्षा की जरूरत थी और सुरक्षा की जानकारी तब तक नहीं होती जब तक उसको अच्छे भौगोलिक जानकारी उसके पास नहीं होती और जब तक उसके लिए पास कुछ यांत्रिक सहयोग नहीं होता, कुछ ऐसे उपकरण नहीं होते जिससे समुद्र में यात्राएं कर पाना सफल होता। तो आप पाएंगे कि 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में जब ये
लोग यूरोप से आकर वापस गए तो इन इलाकों के बारे में काफी भौगोलिक जानकारी यूरोप के लोगों को बढ़ी है। तकनीकी विकास के रूप में आप 2-3 चीजों के रूप में इनको बिंदुवार अलग कर सकते हैं कि एक, भूगोल की जानकारी बढ़ी, जहाज रानी का विकास हुआ और कुछ नए नए यंत्रों के आविष्कार हुए जिसने जो है समुद्र में यात्रा करने को सुलभ बना दिया। और जब सुलभ बना दिया तो लोगों में ताकत, हिम्मत और साहस पैदा हुई, और जब साहस पैदा हुई तो छलांग लगा देंगे अटलांटिक में। तो आप पाएंगे कि 14वीं-13वीं शताब्दी में लोगों की भौगोलिक जानकारी काफी बढ़ गई। कैसे बढ़ी भौगोलिक जानकारी? तो एक भौगोलिक जानकारी बढ़ी कि मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से। मार्को पोलो जो कि वेनिस का यात्री था, वो जब चीन में कुबलई खां के दरबार तक गया और वापस लौटा तो उसने काफी लंबे इलाके का उसने सैर किया। वो उत्तरी अफ्रीका से होते हुए, पश्चिम एशिया से होते हुए, इंडिया में, साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत से होते हुए, बर्मा से होते हुए चाइना तक गया और फिर मध्य एशिया होते हुए वो वापस यूरोप तक गया। और जब यूरोप गया तो यूरोप में अपना वृत्तांत लिखा और उस वृत्तांत में उसने भौगोलिक चर्चा की, जिससे लोगों की भौगोलिक जानकारी एशिया के बारे में बढ़ी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय ही छापे खाने का विकास हो चुका है, और छापे खाने का विकास होने के फलस्वरूप एंशिएंट दौर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको टॉलेमी कहते हैं, मिस्र का व्यक्ति है। इसकी एक रचना है ज्योग्राफी। उस ज्योग्राफी का जो है अब जो है छापे खाने के भी और मुद्रण का के विकास की वजह से जो है उसका जो है अनुवाद हुआ है और उसका जो है अन्य प्रतियां उनकी तैयार हुई हैं। उस प्रति के तैयार होने से लोगों को पृथ्वी के बारे में जो भ्रांतियां थी उसमें कमी आई, और उस भ्रांतियों की कमी आने की वजह से लोगों को पता चला कि पृथ्वी जो है ना चौकोर नहीं है, यानी आप आगे बढ़ेंगे तो गिर नहीं जाएंगे, पृथ्वी जो है सिलिंड्रिकल शेप में है। और ये जानकारी जो है लोगों को बताया कि आगे आप गिरेंगे नहीं, घूम के फिर वापस आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने जो है बताया कि जो दुनिया है वो अभी भी 3 क्षेत्र में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन 3 क्षेत्रों में जो है अभी भी है बटा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अक्षांश और के बारे में, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। सो इन भौगोलिक जानकारी तो इनसे प्राप्त हुई ही। इनकी रचना जो टॉलेमी की रचना है ज्योग्राफी, उसका 1477 के आसपास उसका अनुवाद हुआ है। इसके अलावा इस दौर में जहाज रानी का काफी विकास हुआ। जहाज रानी की नाव के निर्माण और नाविकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का तरक्की इस दौर में हुआ है। आप पाएंगे कि इस दौर में पुर्तगाल नाव के निर्माण में सबसे आगे है, और पुर्तगाल में ही बड़े बड़े तरपाल के बड़े बड़े नाव का निर्माण किया जाता है जिसको कैरावल कहते हैं। कैरावल नाम के नावों का निर्माण पुर्तगाल में कराया गया, जिससे समुद्र में लंबी यात्राएं करना संभव हो सका है। आप पाएंगे इसके अलावा जो है हेनरी जो पुर्तगाल का शासक था, उसने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए राजधानी में उसने व्यवस्था की और एक प्रशिक्षण स्कूल खोला जहां पर नाविकों को प्रशिक्षित किया जाता था समुद्र में जाने के लिए। आपको जानकारी होगी इन सभी चीजों के अलावा जो है तकनीक का विकास में इस दौर में 2 महत्वपूर्ण यंत्रों की जानकारी, 2 महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी हुई है। उसमें एक कुतुबनुमा का आविष्कार और दूसरा है एस्ट्रोलैब की जानकारी में वृद्धि। एस्ट्रोलैब और कुतुबनुमा, आप जानेंगे कुतुबनुमा की वजह से समुद्र में जो है ये दिशा सूचक यंत्र होता है, इससे दिशाओं की जानकारी मिलती है। समुद्र में भटकने का जो डर होता है वो भटकने का डर खत्म हो जाता है। और इसके अलावा एस्ट्रो जानकारी देता है वो भी। और जब अक्षांश यानी आप देखेंगे जब इक्वेटर से 0 डिग्री से आप उतर जाएंगे तो उत्तर भी 90 डिग्री तक जाएंगे, नीचे भी 90 डिग्री तक जाएंगे। तो ये विभिन्न अक्षांशों में ये क्षेत्र बटे होते हैं जो कि आपको मौसम को डिसाइड करता है, यानी कि किस दौर में आगे कितने अक्षांश पर क्या मौसम मिलेगा। तो एस्ट्रोलैब के विकास की वजह से जो है लोगों के अक्षांश की जानकारी बढ़ी और अक्षांश की जानकारी बढ़ी। इसके अलावा जो कंपास यानी कि जो दिशा सूचक यंत्र की जानकारी हुई उससे लोगों को दिशा में भटकने से बचना पड़ा। साथ ही साथ एक चीज याद रखेंगे कि इस दौर में एक नया भौगोलिक विज्ञान का विकास हो रहा है जिसे कॉस्मोग्राफी कहते हैं, सृष्टि शास्त्र, यानी ये मानचित्र के अध्ययन करने का विज्ञान है। इस दौर में मानचित्र का अध्ययन काफी डेवलप हो गया है, लोगों को मानचित्र की रुचि बढ़ी है और लोग विभिन्न क्षेत्रों के मानचित्र बनाने और उसके विकास करने से जुड़े हुए हैं। सो एस्ट्रोलैब के विकास, कॉस्मोग्राफी के विकास ने भी लोगों को समुद्र में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सो आप देखेंगे इस तरीके से जो तकनीकी विकास हैं, इन तकनीकी विकास ने लोगों को साहस दिया है और इस साहस की वजह से साहसी नाविकों का सामने आना हुआ है। और ऐसे ही साहसी नाविक
अगला आप कारण के रूप में बता सकते हैं कि साहसी नाविकों की भूमिका। तो आप देखेंगे ऐसे साहसी नाविक जो पुर्तगाल के वास्को डी गामा है, बार्थोलोमी डियाज है, स्पेन का कोलंबस है, बाद में अमेरिगो वेस्पुची है, जॉन कैबॉट, सेबेस्टियन कैबॉट है, आप ऐसे देखेंगे मैगलेन है। ऐसे लोग जो है आगे बढ़ेंगे। बाद में आप देखेंगे पिजारो है, काटेस है, और यूरोप के अन्य देशों के जो लोग हैं वो लोग जो है समुद्र में आगे बढ़ते हैं और समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में 1488 में बार्थोलोमी डियाज जो है वो निकलता है और कैप ऑफ गुड होप की अफ्रीका के पूर्वी इलाके, स्पेन के इलाके से वो पुर्तगाल के किनारे किनारे निकलेगा और ऐसे होते हुए वो अफ्रीका के सबसे दक्षिण में कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, आज भी वहां पर एक छोटा सा टाउन है जिसे कैप टाउन कहते हैं, ठीक है, उस कैप ऑफ गुड होप तक, उत्तम आशा अंतरीप, उस जगह तक पहुंचता है, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता और उसके मार्ग को ही अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भी आता है और वो कैप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हुए मोजाम्बिक चैनल होते हुए, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच के इलाके से होते हुए वो हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। और जैसे वो हिंद महासागर में आता है तो जस्ट वो आगे बढ़ता हुआ मालाबार तट पर इंडिया के आ जाता है, जो कालीकट का इलाका है, जमोरिन का क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है 1498 में, तो आप देखते हैं उसको, उन यूरोपियों को जो नया रास्ता खोजने के लिए पूर्वी देशों से संपर्क के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें वो सफल होते हैं और सफल होकर वो पूर्वी देशों के संपर्क में आ जाते हैं। बाद में ये पुर्तगाली आप देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पुर्तगाल के उपनिवेशों की, तो आगे के क्लास में आपको जानकारी होगी कि इन यूरोप पुर्तगालियों ने कैसे 100 सालों तक हिंद महासागर को अपने कब्जे में रखा और हिंद महासागर के इलाके में श्रीलंका हो, चाहे अरब सागर के इलाके में हॉर्मुज का क्षेत्र हो, फारस खाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे आगे बढ़ेंगे इंडोनेशिया मलेशिया के क्षेत्र में मलक्का प्रायद्वीप का इलाका हो, मलाया प्रायद्वीप का इलाका हो, उससे आगे बढ़ेंगे चाइना की तरफ तो मकाओ और सचाओ के क्षेत्र में जाकर चाइना के तक है, उस इलाके में ये पुर्तगाली छा जाते हैं और कई 100 सालों तक तो इनका ही वर्चस्व इन इलाकों में रहता है जब तक ब्रिटिश नहीं आते हैं इस इलाके में। और ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश और डच के आने के बाद जो है पुर्तगाली बाहर होते जाते हैं और यूरोपियों में इन लोगों का एशिया के क्षेत्र में कब्जा होने लगता है। इसी तरीके से कोलंबस जो निकलता है वो साहसी नाविक जो कि इंडिया के लिए निकलता है, वो अटलांटिक महासागर में जब प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करते हुए अटलांटिक महासागर के आगे बढ़ते हुए वो कैरेबियन सागर में पहुंच जाता है। कैरेबियन सागर जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी, जो मैक्सिको फ्लोरिडा का जो प्रायद्वीप है, उस फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नीचे और साउथ अमेरिका के ऊपर और मैक्सिको के इस साइड में आप देखेंगे बीच में कैरेबियन सागर है, वहां पर बहामास आइलैंड का है, द्वीप है, जो कि ग्रेट एंटिलीज का इलाका है, काफी द्वीप समूह है वहां पर। उस इलाके में पहली बार कोलंबस पहुंचता है और वहां पर भी ग्वानहानी आइलैंड पे पहुंचता है वो 1492 ईस्वी में। तो वो एक नया दुनिया का ही खोज कर देता है कोलंबस, और वो दुनिया ही भविष्य में जाकर अमेरिका का नाम से जाना जाता है, जो कि बाद देखेंगे कि फ्लोरेंस का एक व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुची आता है और वो वेस्पुची अंदरूनी इलाके को खोजता है जिसके नाम पर उस इलाके को अमेरिका कहते हैं। आगे तीसरा क्लास जब होगा तो वहां देखेंगे कि स्पेन कैसे अपना कॉलोनी दुनिया के क्षेत्रों में फैलाता है और खासकर अमेरिका के, तो आप उस समय हम कोलंबस की विस्तृत चर्चा करेंगे कि वो कैसे कैसे चला और कैसे कैसे पहुंचा। तो ये कारण जो है भौगोलिक खोजों के, यानी आर्थिक कारण में आपने देखा कैसे कैसे समस्याएं उत्पन्न हुई यूरोप में और कैसे कुस्तुतुनिया का पतन हुआ और लोगों को समुद्र में आने के लिए प्रेरित किया। आप देखें कि राजनीति ने कैसे लोगों को, यानी कैसे शासकों को उभारा है यूरोप में और उन शासकों ने कैसे भौगोलिक खोजों को प्रेरित किया। आप देखेंगे कैसे धर्म युद्ध और धर्म प्रचारकों ने अपना योगदान दिया। आप देखेंगे कैसे मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत, जॉन के यात्रा वृत्तांत, रुबारियो सिको के यात्रा वृत्तांत जो हैं लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे योग्य नाविकों ने भौगोलिक खोजों को अंतिम परिणति दी है। फलस्वरूप 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी अंतिम समय में और पूरी 15वीं शताब्दी और कमोबेश कहें तो 16वीं शताब्दी 1642 से 45 तक, जब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के क्षेत्र में, तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके को खोज निकाला है, उस इलाके पर जो है खोज से आप देखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक लगभग यूरोप के लोग इस विश्व के उस अनजाने क्षेत्र से लोगों को परिचित करा दिया जिसको अब तक लोग नहीं जानते थे। और इस अनजाने क्षेत्र का परिचय ही जो है वो भौगोलिक खोज है। इस अनजाने रास्ते के खोज जो है यही भौगोलिक खोज है। आप इसको आराम भी विस्तृत रूप से आप इसे लिख सकते हैं। आवाज जा रही है?
यस जी सर। यस सर। यस सर। यस सर सर। आ रही है। ठीक है, तो ये आप रीजन के रूप में आप दिखा सकते हैं इसको एग्जाम में। आप इसको डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे चाहूंगा, आशा करूंगा कि आप इसे डायग्राम में देखेंगे, भौगोलिक खोज लिखेंगे, उनसे एक डायग्राम निकालेंगे और 4 से 5 कारणों के एक चैनल निकालेंगे और उन चैनलों में फिर बिंदुवार बताएंगे कि आर्थिक कारण में कौन कौन से आर्थिक कारण, धार्मिक में कौन कौन सी धार्मिक घटनाएं हुई, राजनीतिक में कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं हुई। ठीक है, और जो ये साहसिक और अन्य नाविकों के जो किस किस देश के थे, इनको आप बिंदुवार बताएंगे एक डायग्राम के रूप में, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि आपको भौगोलिक खोज को आप कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, जब इन कारणों को देखे हैं, आपको आगे आप ये नहीं देखेंगे कौन कौन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की चर्चा अगले क्लासों में हम करेंगे, क्योंकि वो अभी आपके और 2 क्लास इस टॉपिक पे होने हैं, जिसमें पुर्तगाल के द्वारा जो औपनिवेशिक विस्तार किया गया उसको, और आप देखेंगे कि स्पेन के द्वारा औपनिवेशिक विस्तार जो किया गया है, तो उसमें हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कब कब लोगों ने क्या क्या खोजा और कैसे उसका प्रभाव पड़ा। तो अब हम देखेंगे कि ये भौगोलिक खोज के जो कारण रहे और लोग खुल गया, तो क्या ये जो भौगोलिक खोज हुए इसके प्रभाव भी तो कुछ पड़े होंगे, इसका कोई असर भी तो पड़ा होगा, यूरोप पे भी असर पड़ा होगा, दुनिया के अन्य क्षेत्रों पे भी असर पड़ा होगा और विभिन्न रूपों में पड़ा होगा। तो इनका जो आप देखेंगे भौगोलिक खोज के कारण बहुत विस्तृत है, उसी तरह इनका रिजल्ट तो उनसे भी बड़ा विस्तृत है। इसके जो प्रभाव है, इसके जो इफेक्ट है, वो इससे भी काफी ज्यादा विकसित हैं। आप कहें कि कहीं ना कहीं भौगोलिक खोज जो है वो आज तक प्रभावित प्रेरित करता है लोगों को। तो आप हम देखेंगे कि भौगोलिक खोजों के प्रभाव में हम कुछ चीजों की ये चर्चा विस्तार रूप से करेंगे और कुछ चीजों की चर्चा आपको हम सिर्फ पॉइंट के रूप में आपको बताएंगे, ताकि चूंकि ये चर्चाएं बहुत लंबी हैं, इनको समेट पाना कम समय में मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप तो चर्चा करें। तो भौगोलिक खोजों के बारे में आप देखेंगे प्रभाव क्या पड़ा, तो आप सबसे पहले प्रभाव के रूप में यही कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। आधुनिक युग की शुरुआत जिन घटनाओं से हुई है, उन घटनाओं में भौगोलिक खोज प्रमुख है और इसके पश्चात ही विश्व में आधुनिक युग की सूत्रपात मानी जाती है। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप जो है व्यापार वाणिज्य का विकास जो है वो काफी मात्रा में हुआ। लोगों को नए देशों से संपर्क स्थापित हुआ और नए देशों के संपर्क के फलस्वरूप व्यापार की उन्नति हुई और व्यापार की उन्नति से यूरोप में जो है पूंजीवाद का विकास हुआ और उस पूंजीवाद ने वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद और पूंजीवादी अवधारणाओं ने आगे जाकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को फैला दिया है और यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। ये आप देखेंगे इस भौगोलिक खोज ने लोगों के मन में जो भौगोलिक भ्रांतियां थी उनको दूर कर दिया है। लोगों के मन में जो भौगोलिक डर था उसे समाप्त कर दिया है। इस भौगोलिक खोज ने, आप परिणाम में बताएंगे, कि उन अनचाहे रास्तों से लोगों को बता दिया है जिनकी जानकारी पहले परिचित नहीं थी। पहले लोग अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अटलांटिक के इलाके को कमोबेश सिर्फ जानते थे, दक्षिण अटलांटिक की तो जानकारी ही लोगों को नहीं थी। और दक्षिण अटलांटिक होते हुए नीचे जो है वो चिली और अर्जेंटीना के होते हुए प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जब मैगलन प्रवेश करता है 1519 में, तो उस प्रशांत महासागर की तो लोगों को जानकारी तक नहीं थी कि इस धरती पर प्रशांत महासागर के नाम का भी कोई इलाका है। तो भौगोलिक खोजों ने लोगों के भौगोलिक ज्ञान में अभिवृद्धि की, नए नए भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हुई। लेकिन भौगोलिक खोजों के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव और परिणामों में से एक है, आप देखेंगे इस भौगोलिक खोज की फलस्वरूप जो है यूरोप के लोगों में जो है अमेरिका के क्षेत्र में जो कुछ पुरानी सभ्यताएं थी, उन पुरानी सभ्यताओं का नाश हो गया। यानी आप पाएंगे कि यूरोप के इलाके में, यूरोप के लोग जब अमेरिका के इलाके में आते हैं तो उस इलाके में पहले से कुछ सभ्यताएं अपने आप को बनाए हुए थी। जैसे मैक्सिको में एजेटिक समुदाय लोगों की सभ्यता थी। मैक्सिको के नीचे जब होंडुरास, निकारागुआ के इलाके में आएंगे, पनामा के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वहां पर देखेंगे माया संस्कृति का विकास था। उससे नीचे जब दक्षिण अमेरिका, जिसे आज लैटिन अमेरिका के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल की भाषा लैटिन परिवार की भाषा थी, इसीलिए लैटिन नाम से जानते हैं। तो जब वो देखेंगे, अब दक्षिण अमेरिका में आप प्रवेश करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिम वाला इलाका है, पेरू का इलाका, बोलिविया का इलाका, इक्वाडोर का इलाका, उस इलाका में एक उन्नत सभ्यता थी जिसको इंका के लोगों की सभ्यता कहते थे। इन यूरोपियों के भौगोलिक खोज के फलस्वरूप जब पिजारो और कार्टेस जैसे लोग
इन इलाके में आते हैं तो इन सभ्यताओं का नाश होता है, यानी इनका इन स्थानीय लोगों से संघर्ष होता है। इस संघर्ष में काफी स्थानीय लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये भौगोलिक खोज का दुष्परिणाम है। जहां इन्होंने अच्छी चीजें दी वहां पे कई बुरी चीजें भी हैं। इन भौगोलिक खोजों की वजह से जो प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे, जो स्थानीय मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों का नाश हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कई स्रोतों से ये जानकारी मिलने पर पता चला है कि लगभग भौगोलिक खोज से पहले का जो समय था, तो जब ये 15वीं शताब्दी से पहले का समय जब था, तो उस इलाके की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास मानी गई है। और भौगोलिक खोज के पश्चात लगभग 150 सालों के बाद जब देखते हैं 1550 के आसपास आते हैं, तो वहां पर मात्र जो लोगों की संख्या बच गई है, मूल लोगों की संख्या जो बच गई है, वो मात्र 35 लाख है। ये बताता है कि इन भौगोलिक खोज के यूरोपीय लोगों ने अपने लाभ को लालच में परिवर्तित कर दिया था, जिसके लिए उन लोगों ने उन स्थानीय लोगों को भी नहीं बख्शा, उन एजेटिक को नहीं बख्शा, उन आरावक्स को नहीं बख्शा, उन कैरिब्स को नहीं बख्शा, जो वहां के मूल निवासी थे। तो इस तरीके से इस भौगोलिक खोज ने उस प्राचीन सभ्यताओं का नाश कर दिया। इस भौगोलिक खोज की एक बड़ी खूबसूरती यह भी है कि इस भौगोलिक खोज के फलस्वरूप जब पुर्तगाल, स्पेन के लोग जब दक्षिण अमेरिका से संपर्क में आए, तो इस इलाके के जो कुछ भोज्य पदार्थ थे, खाने की वस्तुएं थी, उनका विश्व के अन्य क्षेत्रों में, यूरोप और एशिया तक फैला हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो आप आलू खाते हैं, वो आलू आपके यहाँ का नहीं है। आज भी आलू जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, और उस आलू को इन पुर्तगालियों ने ही यूरोप ले गए, और ये पुर्तगाली ही इस आलू को लेकर इंडिया आए। ये लाल मिर्च जो है, ये लाल मिर्च वहां से यूरोप गया और यूरोप से फिर इंडिया आया पुर्तगालियों के माध्यम से। ये तंबाकू जो है यूरोप गया और तंबाकू भी यूरोप से इंडिया आया। ये संतरा जो है वहां गया, फिर वहां से फिर इंडिया आया पुर्तगालियों के माध्यम से। ये काजू जो है ये भी गया वहां, और काजू फिर इंडिया आया यूरोपियों के माध्यम से। सो ऐसे ढेर सारे भोज्य पदार्थ है जिसकी जानकारी इंडियंस को और दुनिया के अन्य क्षेत्रों को नहीं थी। इसलिए जब नई दुनिया की खोज हुई, तो वो भोज्य पदार्थ इन यूरोपियों के माध्यम से, वो खाद्य वस्तुएं जो हैं इन यूरोपियों के माध्यम से दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। ये भौगोलिक खोज का एक बहुत बड़ा परिणाम है। लेकिन साथ ही साथ क्या रहा, इन भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप दुनिया का यूरोपीयकरण हुआ। जहां जहां ये यूरोपीय गए, वहां वहां उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने वेशभूषा का फैलाव किया। उनको लोगों ने अपनाया, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं दी, जिससे यूरोपीय व्यवस्था का विकास हुआ। यानी दुनिया का यूरोपीयकरण की शुरुआत जो है इन लोगों ने किया है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इस भौगोलिक खोजों ने जो है एक घृणित व्यापार को शुरू किया है, जिस घृणित व्यापार को दास व्यापार कहते हैं। ये व्यापार जो है इन यूरोपियों के ही भौगोलिक खोज का ही परिणाम है। क्योंकि जब ये यूरोपीय, आपको जानकारी होगी कि जब ये कैब्रल जब ब्राजील जाता है और ब्राजील के इलाके को खोज करके उस इलाके में ये यूरोपीय, आप देखेंगे अगले क्लासों में कि जब ब्राजील के इलाके को वो खोजता है और ब्राजील के इलाके में वो खान का विकास करता है, चांदी के खान का शुरुआत करता है, तो उन खानों में लोगों को काम कराने के लिए वो स्थानीय लोग को शुरुआत में लगाता है। लेकिन जब वो स्थानीय लोग विद्रोह कर देते हैं, तो उन खानों में काम करने के लिए पुर्तगालियों का जो अफ्रीका के तट पर उपनिवेश था, उन उपनिवेशों से, यानी कांगो रिवर की खोज उस समय तक उन लोगों ने अफ्रीका में कर दी है। उस कांगो रीजन से, पूर्वी पश्चिम अफ्रीका के तट से वो लोगों को लाते हैं और इन खानों में लोग, खान के मालिक जो होते हैं, उनसे बेच देते हैं। यहां ही नहीं बेचते हैं, उत्तरी अमेरिका में, जिसको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहां ले जाकर बेचते हैं। इनको यूरोप में ले जाके बेचते हैं ये यूरोपीय। सो ये दासों का घृणित व्यापार जो है इनके समय में ये शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात आप हमेशा याद रखेंगे, भविष्य के किसी भी बड़े एग्जाम में ये प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है कि भौगोलिक खोज का सबसे बड़ा परिणाम अगर मेरी दृष्टि में रहा है तो वो ये रहा है कि इस खोज ने, कई परिणाम है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लगभग 15-20 परिणाम मुख्य रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगत होता है वो ये है, वो इस वाक्य में निहित है कि भौगोलिक खोजों ने दुनिया को एक ही बार में बहुत बड़ा कर दिया और दुनिया को एक ही बार में बहुत छोटा भी कर दिया। ये व्याख्या आपको पूछी जा सकती है कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ने कैसे ये कर दिया कि दुनिया बड़ी भी हो गई, दुनिया छोटी भी हो गई। तो आप बताएंगे कि भौगोलिक खोज के फलस्वरूप जो है दुनिया बड़ी इस रूप में हुई कि जो दुनिया को, जो पुराने दुनिया थी, उस दुनिया से संपर्क के नए रास्ते नहीं थे, और उस संपर्क के रास्ते से जो है नए रास्ते का विकास हुआ, जिससे दुनिया में और क्षेत्रों की जानकारी हुई।
भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप अमेरिका की जानकारी नहीं थी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का, जिससे पता चला कि इस पृथ्वी पर, जिस पर और लोग भी हजारों वर्षों लाखों वर्षों से रह रहे हैं, ये अमेरिका नाम का भी कोई इलाका है। इस भौगोलिक खोज के फलस्वरूप प्रशांत महासागर की जानकारी नहीं थी। आज जिस ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया महादेश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इलाका है, उसकी जानकारी नहीं थी। आज जो प्रशांत महासागर में मैक्रोनेशिया और पेलोनेशिया का इलाका है, जो आइलैंड का इलाका है पूरा, उस इलाके की जानकारी क्या बोले सर? सर क्या बोले सर? आवाज नहीं आ रहा सर। क्या बोले सर? फिर से बताइए सर, आवाज नहीं आ रहा। भौगोलिक खोजों ने इस दुनिया को एक ही बार में बड़ा भी कर दिया और एक ही बार में छोटा भी कर दिया। और बड़ा कैसे किया, तो आप बताएंगे कि भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों की जानकारी जिसे मनुष्य को पूर्व में नहीं था, जो धरती पे पहले से और इलाके में, एशिया में लोग रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, यूरोप में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अमेरिका की जानकारी नहीं है। अटलांटिक के पश्चिम भी कोई इलाका है इस धरती पे, उस इलाके की जानकारी नहीं है। और उस अटलांटिक के पश्चिम में अमेरिका जो है, उस अमेरिका से भी आगे जब बढ़ते हैं, उधर अमेरिका के पश्चिम तट पर जाते हैं, तो वहां प्रशांत महासागर का इलाका है, ये भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया की जानकारी नहीं थी, न्यूजीलैंड की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये जानकारी जो बढ़ी तो दुनिया बड़ा लगने लगा। पहले दुनिया छोटी लगती थी कि बस ये पश्चिमी एशिया और इंडिया, चाइना होते हुए, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, मिस्र होते हुए जो है ना स्पेन हो घुस गए, और उधर से आप इटली घुस गए और निकल गए, ये दुनिया है। अब पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन दुनिया छोटी भी हो गई। कैसे? इन भौगोलिक खोजों ने भविष्य में आने वाले समय में तकनीक के विकास में ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित किया। इस भौगोलिक खोज में नाव के विकास में और ज्यादा तेजी तरक्की आएगी, क्योंकि जब लोगों को जानकारी हुई तो लोग अब दौड़ेंगे उन नए इलाकों को लूटने के लिए। तो जब उन लोग दौड़ेंगे तो उनको टेक्नोलॉजी और बढ़िया चाहिए, जब वो दौड़ेंगे तो उनको नाव बढ़िया चाहिए, और तेज गति से नाव चलने वाला, जिस दूरी को तय करने में कोलंबस को लगभग 30 से 35 दिनों का समय लगा था, उस दूरी को तय करने में लोग कोशिश करेंगे कि 5 दिन में ही तय कर जाए। तो ये जो दूरी तय करने, लंबी दूरी को कम समय में तय करने की जो विकास हुआ, जो तकनीक का विकास हुआ, उस तकनीक की वजह से दुनिया छोटी लगने लगी कि अब तो तुरंत पहुंच जाएंगे इंग्लैंड से इंडिया, अब तो तुरंत पहुंच जाएंगे लिस्बन से कालीकट, अब तो तुरंत पहुंच जाएंगे हम मैड्रिड से लेकर सल्वाडोर, ब्राजील। तो ये दुनिया छोटी हो गई। ये भौगोलिक खोज का बहुत बड़ा परिणाम है। भौगोलिक खोज का एक परिणाम रोचक है बड़ा। ये रोचक परिणाम यह है कि इस भौगोलिक खोज ने कुछ बीमारी को, जो यूरोप में ही था, उसको दुनिया के अन्य क्षेत्र में फैला दिया। वैसी ही बीमारी में से एक बीमारी है चेचक की बीमारी। जैसे आज कोरोना ने आज हमारे देश में भी प्रवेश कर दिया, कोरोना हमारे देश की बीमारी नहीं थी। ठीक है, इस भौगोलिक खोज ने आपको बता दूं कि चेचक जैसी बीमारी को लैटिन अमेरिका में फैला दिया। ये पुर्तगालियों के माध्यम से, स्पेनियों के माध्यम से गया लैटिन अमेरिका और अमेरिकी महादेश में, और इस चेचक ने इतना वहां तबाही मचाया कि उस चेचक की बीमारी से वहां के स्थानीय आरावाक लोग मरने लगे, और आरावाकों को तो डर हो गया कि कहीं ये भगवान का, ऊपर वाले का कोई प्रकोप तो नहीं है। इस भौगोलिक खोज की वजह से जो विल लॉक बंदूक होते हैं, ठीक है, उस विल लॉक बंदूक को लेकर जब ये स्पेनिश गए, अरमेडा गए, उस इलाके में लड़ाकू नाविक लोग गए, तो उस बंदूक से जब लोगों को मारते थे तो पता चला कि ये बंदूक तो जो अजूबा ही चीज है। ये जो है भौगोलिक खोज जो है लोगों को ऐसे ऐसे प्रभावित किया है। एक उक्ति के रूप में आप जाने कि कैसे भौगोलिक खोज ने प्रभावित किया है। एक ईसाई पादरी जाता है आने वाले समय में, वो आपको ब्राजील के क्षेत्रों में, और वो एक पोटासी जगह है तो बोलते हैं लैटिन अमेरिका में, पेरू जो इनका साम्राज्य है ना, उसमें उत्तरी पेरू का इलाका जो है, इक्वाडोर का इलाका और बोलिविया का सटता हुआ इलाका जो है, उसको पोटासी इलाका बोलते हैं। उस पोटासी में जो है ना इलाके में चांदी की खानें हुआ करती थी, जहां पर ये जो पुर्तगीज थे लोगों को उस खान से काम कराते थे। तो जब ये ईसाई पादरी धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भविष्य में जेसुइट मिशन वहां गया, और वो वापस जब यूरोप आया तो यूरोप आकर लोग को बताया कि पोटासी तो नरक का मुख है। सुनिएगा इस उक्ति को, इससे पता चलेगा आपको कि कैसा था। इससे पूरी स्थिति की जानकारी लगभग हो जाएगी आपको कि क्या स्थिति थी, क्या प्रभाव पड़ रहा था। कि पोटासी तो नरक का मुख है, नरक का मुंह है वो, जहां हजारों इंडियन प्रति वर्ष झोंक दिए जाते हैं। इंडियंस वो लोग कह रहे हैं उस कैरिबियाई लैटिन अमेरिका के इलाके को इंडियंस कहते हैं, क्योंकि वो इंडीज इलाका, इंडीज मतलब पूर्व और पूर्व का देश कहते, इंडीज कहते हैं उसको। तो ये पोटासी तो नरक का मुख है, जहां हजारों लोग
प्रतिवर्ष झोंक दिए जाते हैं, यानी उन खानों में ले जाकर उनको जबरदस्ती दम जानवरों की तरह काम कराया जाता था। और तो और ये बेरहम जो खान मालिक हैं, ये बेरहम खान मालिक इन मजदूरों के साथ लावारिस जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। ये थॉमस का उक्ति है, जो ईसाई पादरी है, डोमिनिको डी सेंट थॉमस, इसने ये बात बताया। और ये बात बताने से पता चलता है कि कितना अत्याचार इन पुर्तगालियों ने उन ब्राजील के लोगों पर किया है, उनका शोषण किया है। आगे इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से भौगोलिक खोज के जो परिणाम है वो बहुत ही विस्तृत परिणाम है, उनकी चर्चा एक क्लास में कर पाना संभव न होगा, लेकिन हमने संक्षेप में आपको व्यक्त करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि भौगोलिक खोज जो 15वीं शताब्दी, जो 14वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी में जो ये घटना शुरू हुई है, ये युगांतकारी घटना ने कई कारणों से ये प्रभावित प्रेरित है, जिसकी चर्चा की गई। और इस घटना का जो परिणाम है वो ऐसा रहा है कि उसने भी एक बड़ी दिशा और दशा को ही, इस दुनिया की दिशा और दशा को उसने तय करने का काम किया है। इस घटना ने न केवल विश्व का स्वरूप, विश्व के मानचित्र का स्वरूप बदल दिया, न केवल विश्व के इतिहास बदल दिया, बल्कि मानव के इतिहास को भी उसने बदल कर रख दिया, जो कि आधुनिक दौर के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए इसने विश्व और मनुष्य दोनों को गहरे रूप से प्रभावित किया है और दोनों के स्वरूप को, दोनों के चेहरे को बदल डाला है। यह है भौगोलिक खोज। तो आप भौगोलिक खोजों के बारे में इन कारणों और परिणामों को भी आप विभिन्न सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, और विभिन्न सेगमेंट्स में बांटकर आप उनको फिर सब सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, और सब सेगमेंट्स में बांटकर उनको बेहतर तरीके से डायग्राम से आप दिखा सकते हैं। खासकर इस भौगोलिक खोज की चर्चा के लिए आपको ज्योग्राफिकल मैप का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं, एरो के माध्यम से पुर्तगाल से निकलते हुए कोलंबस को दिखा सकते हैं बाहामास आइलैंड में, पुर्तगाल से निकलते हुए एक एरो को पश्चिम अफ्रीका के तट से होते हुए बार्थोलोमेव कैप ऑफ गुड होते हुए आप उसे दिखा सकते हैं कि आगे वो कैसे इंडिया तक आता है। सो इस मैप के माध्यम से आप भौगोलिक खोजों को आप चित्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सो ये भौगोलिक खोजें ये हैं। जैसा कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमने देखा है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भौगोलिक खोजों से 2017 और 2018 2 सालों में प्रश्न आपको किए गए हैं। 2019 और 20 में अभी प्रश्न नहीं आ पाए हैं। संभव है कि 2021 के एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको 2017 में एक क्वेश्चन लॉन्ग में किया गया है, जिसमें कि भौगोलिक खोजों के उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई है, और संभवतः वो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, कालीकट। दूसरे जब 2018 में देखते हैं तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन के कॉलोनी के कैसे विकास हुए, इसको रेखांकित करने के लिए कहा गया है। और आप देखेंगे उसी समय एक पूछा है कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत किन के द्वारा की गई है। सो ये भौगोलिक खोज जो है ये आपको संक्षेप रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझने में आसानी हुई होगी। हेलो अमिताभ जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, students, this is all for today. Tomorrow we will have 2 classes again by both the faculties who have taught you today. First class will be by Abhay sir, and the second class will be by Mukesh sir. So, see you tomorrow at 8 a.m. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. There is a request of you. Please don't make personalized comment on this channel because everything is going on record. So kindly take care of it because everything is recorded. There is a video recording is going on of all the lectures and all the comments. So kindly take care of that.